बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। सुबह सवेरे और मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार और मैं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। इस वक्त अब से कुछ देर पहले जो हेडलाइंस थी ना, तो आई वाज शॉक्ड। मैंने पहले उसको देखा, फिर मैंने दोबारा देखा, मैंने कहा ये हुआ क्या है। दो चीज़ें हैरान कुन थी। एक तो अफगानिस्तान की जो टीम जो कि हर गुजरते लम्हे के साथ मतलब एक सख्त हरीफ साबित हो रही थी, वो इतने कम रन पे कैसे ढेर हो गई। दूसरा, साउथ अफ्रीका हैज़ रिमेन्ड अनबीटन। वो चोकर्स कहलाते थे कि जी सेमीफाइनल में जाके चोक कर जाते हैं, और वो अनबीटन रन उनका कंटिन्यू है और वो फाइनल में पहुंच गए। फाइनल में पहुंचे हैं। 90 ओवर्स में उन्होंने हदफ भी पूरा कर लिया, 9 विकेटों से अफगानिस्तान को हरा दिया। और अगर हम ये कहें शायद कि ये वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का मुख्तसर तरीन सेमीफाइनल था तो गलत ना होगा। वी वर एक्सपेक्टिंग कि भाई बड़ा कोई ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला होगा, मगर इट वाज सो बोरिंग बिकॉज जिस तरह वन से साइडेड अफेयर या वन साइडेड आप कह लें, सारी हमने परफॉर्मेंस देखी। अफगानिस्तान की टीम, व्हाट हैपेंड, हुआ क्या उनके साथ? आई थिंक दे चोक्ड। एक तो पिच भी थोड़ी सी ऐसी थी, थोड़ा सा पिच भी ऐसी थी। मैं तो हैरान हो रहा था कि आप ये देखें कि आप कितनी जल्दी सिचुएशन, वक्त बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं। वी वर सपोर्टिंग टीम अफगानिस्तान इन द सेंस कि दे प्लेड प्रोफेशनल क्रिकेट। उससे हटके जिस तरह का उनका हमारे साथ रवैया रहता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन प्रोफेशनली दे वर लेड बाय अ गुड पर्सन। आप ये देखें कि राशिद खान हैज़ बोल्ड एंड बैटेड एंड फील्डेड ब्रिलियंटली, तो ही वॉज अ गुड लीडर। लेकिन यहाँ पर आके जो सिलसिला हुआ, अगर हम विकेट्स दिखा सकें, ये देखें जी अफगानिस्तान की विकेटें, ये पहली आ गई, ये दूसरी स्लिप में, अच्छा जी ये अब ये ओके जी, ये तीसरी विकेट रबादा एज यूजुअल, और ये उसके बाद चौथी बोल्ड रबादा। मतलब जॉनसन और रबादा ने उनको हिलने नहीं दिया। अच्छा, इसके अंदर आप ये देखें कि अच्छा साउथ अफ्रीकन बैटिंग में एक ही विकेट गिरी है, तो ज़रा वो भी देख लेते हैं, फिर इस पर बात कर रहे हैं। हेनरिक्स ने इसमें कुछ स्कोर किया है, और वैसे 60 रन थे क्या, वैसे किसी ने कोई बैटिंग की, 57 का टारगेट था, तो जाहिर है अब इससे अंदाजा लगाया। अच्छा, इनकी पहली विकेट जल्दी गिर गई थी, क्विंटन डी कॉक जल्दी आउट हो गए थे, और ये जो उनकी विकेट थी बहरहाल। अच्छा, क्लीन बोल्ड वैसे किया था फजले हक फारूकी ने। अच्छा, वैसे मैं एक बात कर रहा हूँ कि नसीम शाह से 2 बार छक्के चौके खाने के बाद फारूकी ने अपने आप को बहुत ज़्यादा बेहतर किया एज अ बॉलर। मतलब ही इज़ बीन अ वेरी गुड बॉलर फॉर टीम अफगानिस्तान। लेकिन बैड लक, हम ये चाह रहे थे कि चलो जी एशिया से कोई टीम आ जाती और वो कर जाते, लेकिन साथ ही साथ मेरी कुछ हमदर्दियाँ साउथ अफ्रीका के साथ भी थी, इन द टर्म्स कि उन्होंने कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता। और सोचें आज इस मैच के बाद अगर वो वर्ल्ड कप जीत जाते हैं, लेकिन दे वर इन द सेमीफाइनल्स बिफोर ना, इससे पहले अफगानिस्तान तो पहली दफ़ा सेमीफाइनल में उन्होंने हार का मज़ा चखा है। लेकिन बात यह है कि इससे पहले साउथ अफ्रीका के साथ 2 दफ़ा इस तरह से हो चुका है। अब आप सोचिए कि अब ये अगर फाइनल जीत जाते हैं तो ये हिस्ट्री में पहली टीम होगी जो कि अनबीटन रहते हुए लीग मैचेस में अनबीटन अपना रन कंटिन्यू करते हुए वर्ल्ड कप जीतेगी। होता नहीं है, अक्सर हम देखते हैं कि जो एक शुरू से आपकी विन स्ट्रीक चल रही होती है, लास्ट मैच में या किसी मैच में आके आप एकदम से कोलैप्स कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि अफगानिस्तान की जब जो जितनी उनको तारीफें मिल रही थी, ज़ाहिर है जो उन्होंने पिछले मैचेस खेले हैं, जो परफॉर्मेंस की बुनियाद पे, फिर उनकी जो आप बैट्समैन देख लें, जो उनके बॉलर्स देख लें, इतनी बुरी परफॉर्मेंस अफगानिस्तान की, मतलब दिस इज़ अनबिलीवेबल। तो हम ज़रा फिर बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्पोर्ट्स एंकर पर्सन नजीबुल हसनैन मौजूद है। नजीब, थैंक यू सो मच। और यकीनन आप और हम सब ये सोच रहे थे भाई सेमीफाइनल है, पहला सेमीफाइनल है, साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान जिस तरह रही थी, कोई बड़ा ही टाकरे का मुकाबला होगा। वी वर ऑल एक्साइटेड। हाँ, लेकिन तो मुख्तसर तरीन सेमीफाइनल था। पहले तो इस पर रिमार्क्स दीजिएगा। नींद भी खराब हुई होगी नजीब की। हाँ जी, बिल्कुल, पूरी रात सोते जागते गुजरी है इस मैच की वजह से, और इतना एंटिसिपेशन था, इतनी एक्साइटमेंट थी, वो सब खत्म हो गई। बिकॉज जैसे कि आप लोगों ने शुरू में ही कहा, इट वाज अ वन साइडेड अफेयर। लग ये रहा था कि साउथ अफ्रीका को अफगानिस्तान अपनी स्पिन के ट्रैप में फंसाएगी, लेकिन उनका स्कोर ही इतना कम था। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, टॉस जीतेगा अफगानिस्तान, पहले बैटिंग करेगा, वो भी उन्होंने किया, बिकॉज वो चेस करते हुए बहुत ही खराब है। तो उन्होंने टॉस जीता, लेकिन इट वाज ऑल मार्को जेनसन एंड रबाडा। आपने पेस बॉलिंग कमाल की देखी है, जिस तरह की बॉलिंग इन दोनों ने कराई है, वो अफगानिस्तान क्या कोई भी दुनिया की टीम होती तो वो जरूर उसमें फंसती।
बट अफगानिस्तान ने तो खैर बिल्कुल कमाल ही कर दिया कि आधी टीम जो है उनकी पावर प्ले के अंदर ही आउट हो गई थी। अच्छा नजीब, ये रियलाइजेशन थी, आप ये देखें वो रबादा का अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स, वो जो 1900 ओवर था, यू रिमेंबर दैट 2 रन इसमें शायद उन्होंने दिए थे। उससे पहले ऐसा लग रहा था कि दे हैड टेकन द मैच अवे, लेकिन दे आर वेरी काम एंड वेरी कैलकुलेटेड एंड वेरी प्रिसाइज एंड लीथल, आईड से। एक तो देखिए, चाहे वो रबाडा हो, चाहे वो नोकिया हो, चाहे वो येंसन हो, इनके पास तो अभी बार्टमैन भी है और बहुत सारे जबरदस्त फास्ट बॉलर्स हैं। तो एक तो पेस है, ऊपर से एक्सपीरियंस साइड है, तो उन्होंने एक्सपीरियंस को यूज किया। ये जो साउथ अफ्रीकन टीम है, इसने ये आज के मैच में दिखाया है कि ये चोक नहीं करते, क्योंकि इनके लिए ये मशहूर है कि जब नॉकआउट्स की तरफ बढ़ते हैं तो चोक कर जाते हैं। अभी तो एक मैच बड़ी बाकी है ना शानदार नजीब। अब तो फाइनल है। नहीं, पहली दफा चले सेमीफाइनल तो जीते ना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जब नॉकआउट्स की तरफ जाते हैं, चाहे वो सेमीफाइनल हो या वो सेमीफाइनल से पहले कोई मैच हो जो कि डू और डाई हो, वो वहाँ हमेशा फंस जाते हैं। उन्होंने वो मैच भी जीता, अपनी जगह बनाई सेमीफाइनल में, और उसके बाद यहाँ भी आके एक वन साइडेड मुकाबले के बाद अफगानिस्तान को पता चला कि बिग बॉयज से खेलना कैसा होता है। अच्छा, मैं एक चीज ये कह रहा था बिफोर यू कमेंट ऑन टीम अफगानिस्तान, आई वाज जस्ट लुकिंग थ्रू द स्क्वाड्स इससे पहले जो खेलते रहे। आप सोचें उसके अंदर शॉन पॉलक, एलन डोनाल्ड, फिर उसके बाद जैक कैलिस, फिर हेंसे क्रोनिये, मतलब यू नेम देम, मार्क बाउचर, क्लूजनर, आई मीन हाशिम आमला, कितने ज़बरदस्त प्लेयर रहे हैं। और लेकिन आज तक डेल स्टेन, लेकिन आज तक उनकी टीम सिवाय अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने के किसी वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं गई। तो ये इटसेल्फ उनके लिए क्या अचीवमेंट है भाई? बहुत बड़े एजाज की बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आई थिंक बहुत सारा जो क्रेडिट है वो आप इजीली कह सकते हैं कि माकरम को जाता है। कैप्टनसी माकरम की बड़ी शानदार है। He won the World Cup. He won the under 19 World Cup for them. He was the one. और आप एक नाम भूल गए इनकी ग्रेट्स में, और वो है एबी डिविलियर्स। Yes. क्योंकि एबी डिविलियर्स के साथ लगता था, I mean there are so many people. हाँ, एबी डिविलियर्स के साथ लगता था कि वो ये करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन अगेन वो सारे प्रॉब्लम्स उनके साथ रहे। उनके लिए वर्ल्ड कप के ये बड़े मैचेस जो है हमेशा नाइटमेयर साबित हुए, लेकिन वो यहाँ तक पहुंचे और बेहतरीन टीम, बेहतरीन कप्तानी, जिसकी वजह से उन्होंने पहली बार फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। असल में जो अफगानिस्तान के मसले हैं ना अशफाक, वो हम बहुत टाइम से डिस्कस कर रहे थे, बिकॉज इट वाज लाइक अ फेरी टेल ड्रीम रन, तो वो चीजें छुप रही थी। अफगानिस्तान को मिडिल ऑर्डर का बहुत शदीद प्रॉब्लम था। आप मिडिल ऑर्डर जब आपका इतना हल्का हो ना, तो आप कोई भी इवेंट जीत नहीं सकते। बल्कि जीत क्या, हमारी टीम तो देखें सुपर 8 तक नहीं पहुंची। हमारा भी यही प्रॉब्लम था कि आप 5-6 ओपनर्स ले गए थे, आपका और वो भी नहीं चल रहे थे। हाँ, तो वो नहीं, मिडिल ऑर्डर था ही नहीं ना। आपने ये जस्टिफिकेशन थोड़ी है कि आपके 2 मेन प्लेयर्स ओपन कर रहे हैं तो सबको आप नीचे ले आए। तो नजीब, हम इसे ये जो 56 स्कोर है, इसको लोवेस्ट स्कोर क्या है इस टूर्नामेंट का? नहीं, लोएस्ट तो खैर इससे ज्यादा भी बन चुके हैं, बहुत ज्यादा छोटे छोटे स्कोर बने। अमेरिका में तो बड़ा लो टोटल की गेम हुई है, लेकिन अफगानिस्तान का लोएस्ट कह सकते हैं ना इसको। हाँ, अफगानिस्तान का तो लोएस्ट दिया। अफगानिस्तान में जैसे कह रहा हूँ, इतना शानदार खेला है इस वर्ल्ड कप में, उन्होंने इतनी अपनी एफर्ट मारी है कि वो आपको, इट वाज प्रीटी एविडेंट। और आप सोच सकते हैं जो ये लास्ट मैच अपना जीते हैं, उसके बाद जो सेलिब्रेशन थी, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो वेस्ट इंडीज में हो या काबुल में हो, तो उससे आपको पता चलता है कि व्हाट इट मेंट फॉर देम। तो जितनी अफगानिस्तान की तारीफ की जाए, आपको पता है इनमें से ज्यादातर लड़के दुबई में रहते हैं। ये इनकी वहाँ किस तरह की क्या सेटअप होगा इनका, किस तरह से इन्होंने क्रिकेट को आगे बढ़ाया होगा। तो हैट्स ऑफ टू देम कि इतना शानदार खेला और यहाँ तक पहुंचे। इससे पहले वो आपको ग्लिम्पसेस मिल रही थी अफगानिस्तान की कि वो कभी पाकिस्तान के साथ क्लोज मैचेस हो रहे हैं, फिर पाकिस्तान को हरा दिया, फिर इन्होंने, मतलब इतना जबरदस्त इनका एक ग्रोथ का प्रोसीजर था जो कुछ सालों में नजर आया, जिसकी वजह से इस बार ये सेमीफाइनल में पहुंचे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका खराब था। इससे पहले भी 2 T20 मैचेस खेले थे, हारे थे, ये तीसरा हो गया। तो हर बड़ी टीम को हराया, सिर्फ साउथ अफ्रीका और इंडिया को नहीं हराया। अच्छा नजीब, अब जाहिर है एक टीम फाइनलिस्ट तो हमारे सामने आ गई, वो है साउथ अफ्रीका। अब दूसरा सेमीफाइनल होना है इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान।
तो इन दोनों से जो रिकॉर्ड रहा है साउथ अफ्रीका का, हार और जीत का, उस पर अगर हम बात करें तो किसको ज़्यादा ये आसानी से खेल सकते हैं? अभी तो देखिए, फाइनल बिफोर द फाइनल, द बिग गेम इंडिया इंग्लैंड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मेरी अपनी रीडिंग है कि इस वर्ल्ड कप में अगर इंडिया को कोई हराने की सलाहियत रखता है तो वो इंग्लैंड ही है, अब जो टीमें बची हैं। वरना ऑस्ट्रेलिया के सामने इंडिया जो है वो फंस सकती है। अब इंग्लैंड ही इंडिया को हरा सकता है, जो इंडिया की फॉर्म चल रही है, जो इंडिया की टीम का बैलेंस है। तो ये मैच बड़ा जबरदस्त होगा एंड आई होप ये इस तरह का वन साइडेड मैच ना हो, चाहे किसी के लिए भी एक्साइटिंग क्रिकेट देखने को मिले। दिस सेमीफाइनल इज गोइंग टू बी रियली रियली। अच्छा, लेकिन एक चीज ये है कि अगर हम बात करें ना साउथ अफ्रीकन साइड की, लेट्स टॉक अबाउट देम एज अ यूनिट। अब मुझे ये लगता है कि जो जैसे जिस तरह से शम्सी बॉलिंग करते हैं वो काफ़ी सिमिलर है यादव के बॉलिंग के स्टाइल से, यानी कि उसके अंदर वो डिसीव भी कर पाते हैं, बॉल दोनों तरफ कर घुमा पाते हैं, तो ये काफ़ी उनके लिए स्पिन बॉलिंग है सेक्शन में। फिर फास्ट बॉलिंग भी उनकी अच्छी है, तो ये काफ़ी टफ टाइम दे सकते हैं वैसे फाइनल में उनको, अगर फाइनल में इंडिया पहुंचता है तो, या इंग्लैंड पहुंचता है। देखिए, स्पिनर्स से तो इंडिया कभी भी नहीं डरेगा। स्पिनर्स के लिए इंडिया को मसला नहीं होता। दे टैकल देम रियली वेल। मसला जहां आएगा तो अगर वो पेस बॉलिंग इनकी जिस तरह से आज करा रही थी, बॉलिंग वैसी रही तो इंडिया को ये तंग कर सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि कोई मैचअप बनता है जिस तरह की क्रिकेट इंडिया खेल रहा है। ऑल्दो देयर मेन प्लेयर, देयर सुपरस्टार विराट कोहली इज नॉट स्कोरिंग रन। इससे पिछले गेम में रोहित शर्मा चले, अदरवाइज वो भी ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। बात ये कि इतनी बड़ी साइड है ना पाकिस्तान में, हम वी ऑल गो डाउन टू बाबर बिकॉज आसपास कुछ है नहीं, तो हमें बार बार बाबर से बात करनी पड़ती है, बाबर ने नहीं किया, बाबर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि विराट अगर एक बार इस इवेंट में, और ये इनका पहला इवेंट है जिसमें वो अच्छा नहीं खेल रहे, अगर वो नहीं भी खेल रहे तो उनके आसपास इतने जबरदस्त प्लेयर हैं कि पंत की फॉर्म आपको नजर आ रही है, शानदार है। सूर्य कुमार यादव उनको 1-2 मैचेस जिता चुके हैं, फिर उनके पास हार्दिक पांड्या है, दे हैव सो मच डेप्थ, सो मेनी पीपल। यस, हाँ बिल्कुल। बीन भाई, हमें शाहिद हाशमी ने भी ज्वाइन कर लिया है, तो उनसे भी ज़रा जान लेते हैं कि उनको मैच कैसा लगा। शाहिद साहब, सेमीफाइनल था, लग रहा था सेमीफाइनल है ये? कंडीशंस मुख्तलिफ थी, बहुत ही मुश्किल थी, ट्रिकी पिच थी। इस पिच में क्रैक्स भी थे और उन क्रैक्स के अंदर टैची घास भी थी, जो पिच रिपोर्ट में बताया, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उस पर खेलना। ऑल्दो के एडन मार्करम ने टॉस पे ये कहा कि अगर मैं टॉस जीता तो मैं भी बैटिंग करता, अगर वो भी बैटिंग करते तो उनकी टीम भी ऐसा लग रहा है 80-90 रन पर आउट हो जाती, इसलिए कि अफगानिस्तान के जो फास्ट बॉलर है वो भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ कंडीशन थी। मुझे ये मायूसी हुई कि इस पूरे टूर्नामेंट में आईसीसी वो पिचेस प्रोड्यूस नहीं कर सका जो T20 की स्पेसिफिक पिचेस होती है। एक आध मैच में 2-3 मैचों में 200 रन हुए, वो पिचेस अच्छी थी, अदरवाइज पिचेस इतनी अच्छी नहीं थी। और आज की पिच भी मेरे हिसाब से बहुत ही मायूस। इसमें बॉलर्स बड़े खुश होंगे, असल में बेचारे बॉलर्स का इस्तेहसाल ही हो रहा होता है इन मैचेस में, और ख़ास तौर पर जब रूल्स जब से चेंज हुए हैं और इस तरह की। लेकिन पहली दफ़ा बॉलर्स इसको फेवर मिल रहा है विकेटों से, क्या ख्याल है आपका? ऐसा फेवर भी ना दें, या तो एकदम से बैलेंस बैट्समैन के हक में था। हाँ। कि आईपीएल में विराट कोहली ने कहा कि मुझे बड़ी हमदर्दी है बॉलर्स के साथ, और या फिर ऐसा हो गया कि इस पूरे टूर्नामेंट में हम सबको बैट्समैनों से ही हमदर्दी हो रही है। पूरे टूर्नामेंट में अब तक एक भी सेंचुरी नहीं बन सकी, ये कमाल है। जबकि T20 में तो आगे पीछे सेंचुरियां बनती हैं, रोहित शर्मा की 5 T20 आईज में सेंचुरियां हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मायूसकुन पिचे थी। ठीक है, अमेरिका नया वेन्यू था, अमेरिका के ग्राउंड नए वेन्यू थे, लेकिन ड्रॉप इन पिचेस थी। और मैं ये देख रहा था कि काफ़ी उसके लिए तैयारियां की गई, उन्होंने ठंडे मौसम, गर्म मौसम, इसमें भी पिचेस को बचाने का ख्याल रखा था, पहले तैयार करके फिर ला के उनको रखा गया। हैरत है वैसे कि ये हुआ क्या। देखें, आईसीसी ने बिल्कुल मल्टी नेशनल पिचेस बना दी। मट्टी लाए बरमूदा से, क्यूरेटर लाए ऑस्ट्रेलिया से, पिचेस की ट्रे लाए ऑस्ट्रेलिया से, और उनको बनाया, कल्टीवेट किया अमेरिका में। तो हर जगह की अपनी एक का मौसम होता है, हर जगह की अपनी एक। शायद साहब, ओवरऑल अमेरिका में टूर्नामेंट कराना, वेस्ट इंडीज में भी जाहिर है हो रहा है, ओवरऑल इसका ये डिसीजन पे क्या आप कमेंट करेंगे? अमेरिका को बड़ा फेवर हुआ। अमेरिका को समझे तकरीबन $1 बिलियन उन्होंने टूरिज्म से और इन सब। ऑल्दो के अमेरिका को इतनी जरूरत नहीं है, अमेरिकन क्रिकेट को बड़ी जरूरत है,
और इसमें से अच्छे खासे पैसे अमेरिकन क्रिकेट को भी जाएंगे, इसलिए कि जो एसोसिएट कंट्रीज हैं उनको आईसीसी बहुत ही कम पैसे देता है। 94 एसोसिएट कंट्रीज हैं, उनको साल के $67 मिलियन मिलते हैं, यानी ऊँट के मुंह में जीरा है ये। तो इस तरह के टूर्नामेंट अगर एसोसिएट कंट्रीज में कराए जाएंगे तभी उन एसोसिएट कंट्रीज को थोड़े से फाइनेंशियल बेनिफिट्स होंगे, लेकिन अदरवाइज क्रिकेट वाइज, स्टैंडर्ड वाइज ये इतना अच्छा तजर्बा साबित नहीं हुआ। और जो सेकंड अब सेमीफाइनल है, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है उसमें? मेरी फेवरेट टीम तो बारिश है। अगर बारिश ना हुई तो शायद ये मैच हो जाए। पूरी कोशिश करेगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उन्होंने दोनों सेमीफाइनल्स के लिए 250 मिनट्स एक्स्ट्रा जो रखे हैं उसमें कोशिश करेंगे कि किसी तरह ये मैच पूरा हो जाए। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8:30 बजे शुरू होगा, लेकिन अगर 11:45 तक भी 10-10 ओवर का मैच शुरू हो गया तो शायद मैच हो जाए। लेकिन अगर 11:45 पे 10 ओवर का मैच शुरू हुआ और वो 2 ओवर के बाद बारिश की नजर हो गया तो वो नो रिजल्ट हो जाएगा, और नो रिजल्ट का मतलब है कि इंडिया फाइनल में चला जाएगा, इसलिए कि सुपर 8 में वो टॉप पोजीशन में थे। अच्छा जी, तो ये भी कहानी है, कहानियों पर कहानियां। लेकिन बहरहाल टीम अफगानिस्तान के लिए आप कुछ कहना चाहें? आप जाहिर है आप ये देखें कि जो काम पाकिस्तान नहीं कर पाया, वेस्ट इंडीज़ नहीं कर पाया, फिर न्यूजीलैंड, आप ये और ऑस्ट्रेलिया, वो काम उन्होंने किया कि दे प्लेड द सेमीफाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप T20। तो इटसेल्फ ये बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए जी। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वो अपने सर फख्र से बुलंद करके कह सकते हैं कि हम एशिया की दूसरी बेहतरीन टीम है। लेकिन साथ ही साथ एक एडवाइस भी है, अल्लाह करे उन तक पहुंच जाए हमारे प्रोग्राम की बात। उर्दू तो वो समझते हैं, जाहिर ये करते हैं कि हम उर्दू नहीं समझते ना बोलते हैं, लेकिन उर्दू उन सबको समझ में आती है। अपने पाँव जमीन पर रखें, किसी एक बड़ी टीम को हराने के बाद शोर न मचाएं, गुरूर न दिखाएं, अपने पाँव जमीन पर। ऑल राइट, ऑलवेज स्टे ग्राउंडेड, ये सबसे बड़ा अच्छा मशवरा है। बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब और नजीबुल हसन। बिल्कुल, और उन्होंने दोनों ने बताया कि भाई सोते जागते हमारी रात गुजरी, मैच के लिए सब एक्साइटेड थे, मैच कैसा हुआ ये सबके सामने है। अच्छा, अब अक्सर और बेशतर ऐसी सिचुएशन होती है, एक ओवर होता है और उसमें अक्सर और बेशतर इतने रन्स चाहिए होते हैं कि सब सोचते हैं भाई अगर 6 छक्के लगेंगे तो फिर 36 रन्स बनेंगे। लेकिन एक ओवर ऐसा भी हुआ है जिसमें काउंटी चैंपियनशिप की तारीख में अगर हम बात करें, जिसे हम महंगा तरीन ओवर कहें तो गलत ना होगा, इंग्लिश बल्लेबाज लुइस कैम्बर ने ओली रॉबिन्सन को दिन में तारे दिखा दिए और उनके एक ओवर में कितने रन्स बने? 43 रन्स। और मैंने वो रन्स देखे, जो शॉट्स देखे, ये आप देखें जी, क्या कैसे बन गए ये 43 रन्स? नो बॉल्स थी इसके अंदर, नो बॉल पे भी छक्के लगे, तो आप अंदाजा कर सकते हैं। यानी 3 नो बॉल्स थी, 9 गेंदों का ओवर हो गया, टोटल होता 6 का है, 2 छक्के और 6 चौके खाए जो बॉलर थे उन्होंने। 3 नो बॉल्स पर 6 रन दिए और बैटर ने 1 सिंगल लिया। तो इस तरीके से 43 रन। वाह, यानी कि कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में, कुछ भी हो सकता है, क्या कहें। लेकिन आज के मैच से क्या कहें, बस मैं हैरान ही हो रहा हूँ कि किस तरह की क्रिकेट। वैसे इसी वजह से मैं कह रहा था कि ये जो बॉलर्स फ्रेंडली, जो बहुत ज़्यादा ये विकेट्स इस दफ़ा दिखाई दिए हैं, तो बॉलर्स बड़े खुश होंगे इससे कि जी वर्ल्ड कप में चलो हमें भी परफॉर्म करने का मौका मिला, वरना यही बल्लेबाज हमें उठा उठा के फेंका करते थे। अच्छा जी, अब ये है कि कराची के अवाम जो पहले ही गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी, टैक्सेशन, फिर जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास और इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल से परेशान हैं, अब उनके ऊपर एक नया टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। और ये जो फाइनल स्टेज इसकी दिखाई देती है वो यही है कि सांस लेने पर भी टैक्स लगा दिया जाए, कि फ़लानी जगह जहाँ पर आप सांस ले रहे हैं तो वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर है, तो वहाँ पर आपके लगे 600 रुपये 1 घंटा सांस लेने के, और जहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर नहीं है तो वहाँ पर आप 400 रुपये देते हैं। ये आगे की मंजिल है। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया है कि ज़ेर ज़मीन पानी के इस्तेमाल पर भी टैक्स देना होगा, और ज़ेर ज़मीन पानी निकालने और तरसीली निज़ाम पर मीटर लगाकर बिल से वसूल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अच्छा, ये इस मीटरिंग निज़ाम में सोसाइटीज़, रिहायशी कॉम्प्लेक्स, अपार्टमेंट फ्लैट्स शामिल हैं। इनफरादी रिहायशी मकानात को अभी मीटरिंग निज़ाम में शामिल नहीं किया गया। तो आप सोचिए कि जहाँ पर हाइड्रेंट्स लगे हुए हैं, जहाँ पर बिजली चोरी हो रही है, जहाँ पर पानी चोरी हो रहा है, जहाँ पर बड़े बड़े टैंकर भरकर कराची के आवाम को ही वही पानी ये बड़ी बड़ी लाइनों से निकाल के बेचा जा रहा है, वो सब माफ़ है। लेकिन टैक्स लगेगा तो
पानी आवाम पे। नलकों में आ नहीं रहा, पानी सप्लाई हो नहीं रहा, तो आप पहले अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, उसके बाद भी अगर कोई इस तरह ज़ेरे ज़मीन पानी निकाल रहा है तो आप उस पर टैक्स लगाएं, तब इसकी लॉजिक समझ आती है। लेकिन ऑलरेडी जो जिस पर हम टैक्स भी दे रहे होते हैं, बिल भी दे रहे होते हैं, वो पानी आता क्यों नहीं है? लोगों को क्यों टैंकर अपने घर पे बुलाने पड़ते हैं और उसके अलग से पैसे देने पड़ते हैं? तो आवाम का कहीं तो सोचा जाए। कैसे सोचा जाए? और मतलब अब ये एक नया मीटरिंग सिस्टम लेकर आ रहे हैं, तो हमारे नुमाइंदे फारूक समी साथ हैं। नहीं जी, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सॉरी, डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि वो इस सिचुएशन पे क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, क्या कहिएगा, ये जो अब कराची में नया टैक्स लगेगा, वैसे तो बहुत टैक्स हैं जो हमें देने हैं, तो MQM पाकिस्तान इस पर क्या सोच रही है? मेरे ख्याल में अब कराची का नाम कराची के बजाय टैक्साची रख दिया जाए, क्योंकि मेरे ख्याल में दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कहीं पर टैक्स हैं और लग रहे हैं तो वो इसी शहर पर कई धारी तलवार से कराची भी कहा जा काटा जा रहा है। टैक्सिस्तान कह दें, उसमें फिर ये मतलब इसका कोई भी नाम रख दे, लेकिन ये कि अगर टैक्स कहीं पर है और टैक्स कोई शहर देता है तो वो शायद कराची देता है। पाकिस्तान के रेवेन्यू में 4000 अरब रुपए देता है, हज़ारों अरब जो है वो सूबे को देता है। 95% सूबे का रेवेन्यू कराची से आता है और 60% रेवेन्यू इस्लामाबाद का कराची से आता है, और बल्दिया का 100% रेवेन्यू बल्दिया उस्मा कराची का कराची से आता है। लेकिन अब ये बताएं कि ये बेहिसी है, बेदर्दी है या बेशर्मी से मैं कहूँ, कितने अफसोस की बात है कि ये कराची का मुकदमा लड़ने की बजाय अगर कराची के मेयर, बल्दिया उस्मा कराची के सरबरा भी लोगों की गर्दन जनी करने के लिए तैयार हों और उन्हीं को कुर्बान करने के लिए तैयार हो, मरे हुए को मज़ीद मारने के लिए तैयार हो, तो इसका मतलब तो ये है। लेकिन ये आइडिया क्या मेयर साहब का है डॉक्टर साहब? देखिए, ये किसी मुशीर का हो या मेयर साहब का खुद आइडिया हो, ज़ेरे ज़मीन पानी के इस्तेमाल पर तो ये फ़िक्र करनी चाहिए कि अगर ज़ेरे ज़मीन जो मॉइस्चर है जो मिट्टी के साथ होता है, जिसने उस मिट्टी को एक दूसरे के साथ उसके ज़र्रात को बॉन्ड किया जोड़ के रखा हुआ, अगर ये सारा ये पानी अगर यहाँ से मुसलसल निकाला जाएगा तो जो इमारतें हैं कराची की, अल्लाह ना करे किसी वक्त ये सूरत हाल होगी कि वो इमारतें और वो घर बैठना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो मिट्टी उसको होल्ड कर रही है इमारतों को, मकानों को, या जो भी तनसीबात हैं, वो अगर पानी का मॉइस्चर वहाँ ना रहा और ये इसी तरह इस्तेमाल होता रहा, तो फिक्र तो इस बात की करनी चाहिए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारी हो रही नहीं हो रही, कि बारिश के पानी को बचाकर इस्तेमाल करने की जो सबील निकाली जा रही है, उस पर लोगों को इनकरेज किया जा रहा है। जो ये जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन के साथ जो क्लाइमेट चेंज, राइजिंग टेम्परेचर, सी लेवल का हाई होना, पानी का मसला हल किए बगैर जाना, K4 का मंसूबा कब से हम सुन रहे हैं, सुनते हम बड़े हो गए, मगर K4 का मंसूबा वो नहीं, अभी तक किसी तरीके से हम आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। पानी लोग अपने घरों में टैंकर के अलग से पैसे देते हैं, जबकि उनके घरों में लाइनों में पानी आता था एक ज़माने में। ये मसले हल किए बगैर ये टैक्स की तरफ कैसे जा सकते हैं? बिल्कुल, देखें, तो बुनियादी बात है ना कि आप आईनी और कानूनी तौर पर लोगों को ज़िंदा रहने का हक़ ना दें, उन्हें ख़ुदकुशियों पर मजबूर करें, बेरोज़गारी, महंगाई और गुर्बत तले वो दब कर उनका जीना अजीरन हो जाए और वो ख़ुदकुशियों पर आमादा हो, या स्ट्रीट क्राइम इस हद तक बढ़ जाए कि मेरे शहर के गोल्ड मेडलिस्ट जो हैं वो बेदर्दी के साथ कत्ल किए जाएं। और फिर अब लोग आहिस्ता आहिस्ता आज़ाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद की तरह शायद अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक बगावत पर आमादा हो कि जब उन्हें ज़िंदा रहने का हक़ नहीं है आइन में, कानून में, उनकी डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। हमारा इशू पता है क्या है? हमारे यहाँ अक्सर बात होती है, जैसे टैक्स कल्चर पे भी बात होती है ना, तो मैं उस पर ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ बेसिकली जो ब्लीड्स हैं, यानी कि एक जानिब आप कहते हैं कि मुल्क में पैसा नहीं है, दूसरी जानिब शाहाना अखराजात हैं सारे के सारे रूलिंग एलीट के, उन एक्सपेंडिचर्स को कम नहीं किया जाता। अब हमारे यहाँ पानी मौजूद है, लेकिन आप ये देखें टैक्स यहाँ पर आवाम पर लगा रहे हैं, फिर आप भी कंसर्न शो करें कि ज़ेरे ज़मीन पानी निकलेगा तो फिर वो सिंक होल्स बन सकते हैं, जैसे कि अमेरिका वगैरह में हम अक्सर सुनते हैं कि जी 20 फुट नीचे बेड धंस गया, घर धंस गया, ये वाक़यात होते हैं। लेकिन असल कंसर्न ये है कि अब ये मंगूर की साइड पे देख लें, आप जाके देखें वहाँ पर हाइड्रेंट्स हैं
यहाँ से भरे भरे टैंकर इधर से उधर जाके पूरे शहर में पानी बिक रहा होता है, वो फिर कभी पकड़ा जाता है, फिर उसके बाद दोबारा से सिलसिला उनका शुरू हो जाता है। बड़ा मनफत बख्श कारोबार है और बड़ी हैवी ड्यूटी मशीनरीज आजकल लगाई जा रही हैं उसको। तो इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं जाती? ये जो स्टॉप द ब्लीड होता है चक्कर, ये क्यों नहीं होता यहाँ पर? देखिए, इस काम में मेहनत की ज़रूरत है, या फिर इस काम में जो बड़ी रुकावट है वो वेस्टेड इंटरेस्ट है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस सिस्टम में हैं, बैठे हुए हैं, उनका ये कारोबार है, वो अपने इस कारोबार को तो कायम व दायम रखना चाहते हैं और अपने जो रेवेन्यू के टारगेट से महासिल के वो लोगों पर टैक्स लगाकर पूरा करना चाहते हैं। लेकिन कोई भी इकॉनमी, चाहे लोकल हो, बल्दियात की लेवल की, सूबे की हो या वफाकी और किसी मुल्क की इकॉनमी हो, अगर वो हद से ज़्यादा टैक्स ज़्यादा हो जाए तो आर्जी तौर पे तो शायद आप अपने कुछ टारगेट्स पूरा कर लेंगे, कहीं IMF का बहाना कर देंगे, कहीं अपने रेवेन्यू का बहाना करेंगे, कहीं कहेंगे लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं। नए लोगों को जो टैक्स चोरी, उन्हें तो आप लूप में लाते नहीं है, उन्हें तो नेट पे आप ला नहीं रहे। वडेरों जागीरदारों पर कोई टैक्स नहीं। 25% GDP मुल्क की मजमूई पैदावार का ज़राअत है, उस पर कोई, और 1% उसका कंट्रीब्यूशन टैक्स में है, तो वहाँ कोई टैक्स नहीं। दौलत पर कोई टैक्स नहीं, बड़ी जायदादों पर कोई टैक्स नहीं। जो उम्रा है, जो वुज़रा, जो सुफरा हैं, जो रऊसा हैं, सरमायादार बड़े बड़े हैं, वडेरे जागीरदार, उन पर नहीं है। लेकिन आम आदमी अगर घर में पानी उसको नहीं मिल रहा, उसको बुनियादी सहूलतें नहीं मिल रही, अगर वो अपनी बोरिंग करा के, वो भी हज़ारों लाखों की बोरिंग होती है, और वो किसी तरह पानी ले रहा है, तो क्या वो जो बोरिंग कर रहा है उसके पैसे उसको दिए जाएंगे जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट? असल बात ये है क्योंकि उसमें लाखों रुपए लगते हैं। ऐसा है, लाखों रुपए लगते हैं जब बोरिंग बहुत ज़्यादा गहरी हो। अब तो 100 फीट, 200 फीट, 100 फीट जाकर, 100 फीट तो पहले था, अब तो 300-300 फीट हो जाती है जी। 300-300 फीट पर जाकर जो पानी निकाल, तो देखिए इसमें क्या होगा, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी, पैदावारी अमल रुक जाएगा, रोज़गार का बनना रुक जाएगा और एक्सपोर्ट बरामदात रुक जाएगी। और K4 की जहाँ आपने बात की, तो एक सिर्फ खुशखबरी इस्लामाबाद से, अभी बजट का सेशन जारी है, बाकी टैक्सों में तो मरकज़ से कोई रियायत हमें या पाकिस्तान के अवाम को नहीं मिल रही, जिनका मुकदमा हमने बहुत जो है वो भरपूर तरीके से लड़ा। और इनकम टैक्स में जो इजाफा किया गया, आम तनख्वाहदार तबके पर जो है वो मज़ीद बोझ डाला गया, ये सारी बातें हमने की। जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का बट्टा बिठाया गया 7E के टैक्स के ज़रिए, इसी तरीके से रिटेलर पर जो 15% टैक्स ऑलरेडी दे रहे हैं, उसे 18% जो POS से कनेक्टेड रिटेलर हैं, ये सारी बातें हमने वहाँ पर एक्सपोर्ट पर 1% के फ़िक्स टैक्स की जगह 29% का जो एक टैक्सेशन का निज़ाम है वो नाफिज किया जा रहा है। तो हर शोबे का जो मईशत का बट्टा बिठाया जा रहा है। पानी लाइफ लाइन है, एक ज़िंदगी है, और उसके साथ अगर अब ये सलूक हो रहा है कि बस, तो K4 के लिए हमने इतना किया है कि 30 अरब रुपए इस मरतबा सबसे ज़्यादा रकम रखी गई है। Will that be enough? और प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि अगर 50 अरब रुपए भी चाहिए और ये खर्च हो जाते हैं तो हम अपनी तरफ से देने के लिए तैयार हैं। अच्छा। मुझे लगता है कि आइंदा 2 साल के अंदर K4 का मंसूबा मुकम्मल होगा। अब तेज़ी से उस पर अमल दरामद हो रहा है वापडा की तरफ से, और अगर ये पैसे इसी तरह अगर इसकी फराहमी रही, मरकज़ से मिलते रहे, तो ये 2 साल में 26 करोड़ गैलन इजाफी यौम का पानी मैं हैरान इस पे हो रहा हूँ। कल वो डॉक्टर साहब हमने देखा कि वो हब केनाल में लोग नहा रहे थे, गुस्ल फरमा रहे थे, तो हमने सोचा कि यही पानी यहाँ पर हम आएगा, हम कैसे पिएंगे। फिर कुछ लोगों ने सोचा होगा चलो ज़ेरे ज़मीन पानी से फ़ायदा उठाते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने टैक्स लगाने का फ़ैसला कर लिया। तो वही शेर जहन में आता है सदफ, जिस पे पूछती हैं कि ये शेर किसका है, कि कोई एक दर्द हो तो मदावा भी करें। तो वही वाला हिसाब है हमारा। डॉक्टर साहब मेरे पास भी इस पर अशार है कि पानी आने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, हमने 4 दिन से मुंह नहीं धोया, तुम नहाने की बात करते हो। क्या बात है, क्या बात है। ये भी हालत है। कई लोग इससे रिलेट कर रहे होंगे इस वक्त। इस मुल्क को चला रहा है, जो कि इस्लामाबाद को भी चला रहा है और रावलपिंडी को भी चला रहा है। मुल्क जो पेशावर कोयटा को चला रहा है, लाहौर को चला रहा है, मुल्तान, रावलपिंडी सबको चला रहा है। उसका ये हाल है तो पूरे मुल्क के 24 करोड़ अवाम का कंसर्न होना चाहिए। जो हमारे रियासती इदारे, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हमारी अफवाज पाकिस्तान के सरबराह और उनके रावलपिंडी में GHQ हो, या इस्लामाबाद में पार्लिमान हो,
ये पूरे मुल्क के इक़्तिदार के मराकज़ हैं। ये मुल्क की तकदीर के फ़ैसले भी होते हैं, पॉलिसियाँ भी बनती हैं। अगर कराची को अपनाया, बचाया और बनाया नहीं जाएगा तो ये वो शाख है, उसको आप काट रहे हैं जिस पर आप सब बैठे हुए हैं। चलें, पहले डॉक्टर आग तो मेरे घर में लग रही है। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे साथ थे। और ये कराची वालों के लिए अब एक नई खबर ऐसी आ गई है। ऑलरेडी मसाइल इतने हैं, उसमें एक इजाफा ये हो गया है कि ज़ेरे ज़मीन पानी के इस्तेमाल पर अब टैक्स देना होगा। अब वही पानी पिए। ब्रेक लेते हैं। हब कैनाल वाला ब्रेक लेते हैं। ऐसे क्योंकि मैच की इतनी एक्साइटमेंट थी तो हमने मौसम का अशफाक बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया। हाँ जी। ऐसे कैसे हो सकता है? आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने। किधर है सुहाने? मुझे बताएं सुहाने। अब नहीं होगा। कितना मैंने सुरीला गाना गाया। और आपको पता है तानसेन, आपको जो कॉम्प्लीमेंट मिला आप कन्वे कर सकते हैं? ये नाग डस लेगा मेरे दुश्मनों। मैं ये अर्ज कर रहा था जोक सपाट कि आप ये सोचें कि पहले तानसेन गाया करते थे, पता नहीं कौन सा राग, तो बारिश हो जाया करती थी। यू रिमेम्बर दैट? कि कहा जाता था, हमें बचपन में बताया जाता था। और मैं जो है वो गाता हूँ तो उड़ते परिंदे गिर जाते हैं यार, लेकिन बारिश नहीं होती। चाहत फतेह अली खान भी तो गाते हैं ना। अल्लाह अकबर। तो क्या पता बारिश हो जाए, उनसे पानी खुश्क हो जाता है, आसमान रो पड़े। आसमान रो पड़े। नाइस, दैट इज नाइस। अच्छा बहरहाल बात ये है कि चीज़ें जो हैं वो काफ़ी कंसर्निंग। हम मौसम से मुतालिक बात कर रहे हैं और यहाँ पर हो रहा है कमिश्नर कराची से मुतालिक जो डिटेल्स हैं वो शेयर हो रही हैं कि जी उन्होंने स्टेटमेंट दिए हीट वेव्स के मुतालिक बातें पता नहीं कहाँ से हो रही हैं। तो बहरहाल तो हमारे मौसम के हवाले से बात करें, प्लीज आप लोग मिस अंडरस्टैंड ना कीजिएगा। हम मौसम के हवाले से बात कर रहे थे। मौसम जो है वो बड़ा बेहतर होने वाला है। सुनने में आ रहा है कहीं आंधी आई थी, कहीं महसूस हुआ? हाँ? कल ऐसा कुछ हुआ था शाम के हवाएं चली, क्योंकि आंधी में तो हवाएं ये देख ये कराची का जी पिंक पिंक सा आसमान हो रहा है। कल शाम के वक्त ये सिलसिला था 4 साढ़े 4 बजे जब मैं घर से निकला। आंधी आपको नजर आ रही है? ये देख। हाँ, अब जो कचरा जब उड़ता हुआ नजर आए ना तो फिर आप कह सकते हैं हवाएं चल रही हैं। दैट इज रिलेटेबल। दरख्त तो है नहीं कराची में। और ये शाम का वक्त था और उस वक्त ये वाक़तन ऐसा मौसम हुआ था। और गुज़िश्ता 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि शाम के औकात में मौसम थोड़ा बेहतर हो जाता है। उससे पहले खासा बारिश फिर भी नहीं हुई, लेकिन होगी ना, आइंदा हफ्ते से शुरू हो रही है ना। ये जो हवाएं ना ये बादलों को उड़ा के ले जाती हैं। यही होता है हमारे साथ। बादल आते हैं, चेहरा दिखाते हैं, फिर हवाएं आती हैं, उन्हें ले जाती हैं, कहती हैं नहीं यहाँ नहीं बरसना तुमने। लेकिन बहरहाल आप ये देखें कि मुल्क के दूसरे हिस्सों में बहरहाल आप ये देखें कि काफ़ी जगह पे बारिश हुई है। खुजदार, नसीराबाद, ये जो बलूचिस्तान के इलाके हैं यहाँ पर ये सिलसिला है। अच्छा, मुल्क भर में मानसून हवाएं दाखिल हो चुकी हैं। आज से बादल बरसेंगे। कराची के हवाले से 3 से 4 तारीख का कहा जा रहा है कि अच्छा आज भी कहा जा रहा है, वैसे महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन थोड़ी सी पहले की जानिब आई है। आज और कल कहा जा रहा है कि बारिश होगी। फ्राइडे का भी कहा जा रहा है बारिश का खासा इम्कान। बारिश कहेंगे जो होगी या उसे कहेंगे भी बूंदाबांदी हुई है, जैसे कि हम 2-3 दिन से देख रहे हैं। सच्ची बताएं कि इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए आप क्या चाहती हैं? मैं तो कहता हूँ एक प्रोलॉन्ग किस्म की जो है ना बूंदाबांदी चलती रहे। हाँ, ये है प्रोलॉन्ग किस्म की बूंदाबांदी। बारिश पड़े सूख जाए, हाँ, फिर पड़े फिर सूख जाए, कन्वीनियंट है ना। वक्तन फवक्तन होती रहे और ताकि जो मौसम है वो भी जरा अच्छा रहे। वरना मैं गाड़ी के सस्पेंशन का काम करवाने का या खड्डा मिस करने का मुतहमिल नहीं हो सकता, गड्ढा जिसे कहा जाता है। प्लीज़ आप ये ना समझिएगा कि हमारी उर्दू सही नहीं है, लेकिन हम जिस तरह से एक गलत उलाम कहते हैं तो वैसे हम कहते चले जाते हैं। तो ये कराची के लोग, और ज़ाहिर है ऐसे में हम प्रेडिक्शन पे ही अब रिलाई कर रहे हैं कि और फिर दुआएं भी करें कि बारिश हो जाए। अच्छा, लाहौर में भी हम देख रहे हैं क्योंकि वहाँ पर तो ख़ासतौर पे हम पंजाब, केपी, बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ तो मानसून सीज़न आता है तो फिर ज़बरदस्त किस्म की बारिशें भी होती हैं। अब लाहौर में तैयारियाँ की जा रही हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में, तो हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनकी तरफ चलते हैं और ज़रा बात कर लेते हैं कि क्या सूरत हाल है मुख्तलिफ शहरों में। अच्छा, अब बारिश होती है तो पानी आता है और ज़ाहिर है कि पानी ज़्यादा आए तो फिर उसकी निकासी एक बड़ा चैलेंज होती है। और वैसे हम अक्सर ये बात करते हैं कि जो डंपिंग यार्ड होता है, जो कचरा डंप करने की बड़ी जगह, वो लोगों की मेहरबानी से वो होते हैं ये नाले। सारा साल उनमें पानी नहीं होता तो लोग कहते हैं चलो इसी में कचरा डाल दें, लेकिन वो जब बारिश होती है तो फिर वो नाले पानी की निकासी नहीं कर पाते और पानी रुक जाता है और उसकी वजह से शहर ज़ेर-ए-आब खासी हद तक हम आता देखते हैं। तो छोटे बड़े 550 नाले अभी तक कचरे से भरे पड़े हैं।
वज़ीर आला सिंध की हिदायत के बावजूद भी शहरी इंतजामिया ताहाल मुतहरक नज़र नहीं आ रही, लेकिन नज़र आनी चाहिए क्योंकि मेयर साहब खासा इस हवाले से एक्टिव नज़र तो आते हैं। आई होप के ही बी एक्टिव। ऐसा क्यों होता है मॉनसून सीजन से पहले ही 2-4 दिन पहले ख्याल आता है कि जी जो नाले हैं उनकी सफाई होनी है? तो अफजल परवेज हमारे नुमाइंदे साथ हैं कराची से, लाहौर से अल्मास हमारे साथ लाहौर से हैं, तो उन दोनों से हम सूरत हाल जान लेते हैं। पहले कराची का रुख कर लेते हैं। जी। कराची में क्या आज टेम्परेचर है, मौसम कैसा है? परवेज़ बताइएगा, अफजल परवेज़ के सफाई सुथराई का क्या इंतज़ाम किया गया है? क्योंकि ये प्रेडिक्शन है कि जुलाई से बारिशें होंगी, कितनी होंगी ये तो अभी देखना बाकी है, लेकिन फिर भी यहाँ बड़ी सूरत हाल ख़राब हो जाती है अगर ज़्यादा बारिश हो जाए। जी बिल्कुल सदफ, अशफाक देखा जाए जब महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की जाती है तो हमारे इदारों को जब भी ख्याल आता है कि शहर के छोटे बड़े बरसाती नालों की सफाई को फौरी तौर पर उस पर अमल दरामद किया जाए। इस बार भी ऐसे ही हुआ है। महकमा KMC हो, टाउन इंतज़ामिया हो, उनकी जानिब से जो है सफाई के अमल को मज़ीद तेज़ कर दिया गया है और इस तमाम तर ऑपरेशन की निगरानी अब खुद वज़ीर आला सिंध कर रहे हैं और मेयर कराची और उसके साथ साथ कमिश्नर कराची भी जो है ग्राउंड में उतरे हुए हैं। जो शहर के 730 नाले हैं जो मुख्तलिफ चौक पॉइंटों पर चौक हो जाते हैं, जिससे बरसाती पानी जो है वो सड़कों पे आ जाता है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना होता है। उसके साथ साथ देखा जाए तो ये तमाम तर सूरत हाल से निपटने के लिए जो है अब हिकमत अमली बना ली गई है। 31 बड़े नालों की सफाई के साथ साथ जो देखा जाए तो 522 छोटे नाले हैं। ये अहम किरदार अदा करते हैं, हम बताते भी आए हैं हर बार के, बहुत अहम किरदार अदा करते हैं शहर की सड़कों गली मोहल्लों से पानी की निकासी के हवाले से। इस हवाले से अब तो मुकम्मल हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। ताहम शहरियों को ये भी कहा गया कि नालों पे कचरा ना फेंकें। अफजल एक बात बताएं, ये बड़ा दरीना मसला है कराची के जो नाले हैं, तो ये जो नाले हैं इनकी कोई मॉनिटरिंग, इस पर कोई कमेटी है, कोई टीम है जो ये सारा साल इस बात का ख्याल रखे कि भाई इसमें कचरा डंप ना किया जाए? कोई ऐसी कोई कमेटी या कोई ऐसा कोई शख्सियत है जो इसको मॉनिटर करती हो? जी सदफ, अगर देखा जाए अगर हम नालों को ढक देते हैं तो उस पर तजावजात कायम हो जाते हैं, तो इनको ओपन रखना पड़ता है, दीवारें बड़ी करनी पड़ती हैं, कचरा फिर भी लोग फेंकते हैं। अच्छा। तो इसके लिए बाकायदा तौर पर जो हिकमत अमली बनाई जानी थी वो नहीं बनाई गई, क्योंकि जो शहर के 31 बड़े नाले हैं उन पे अगर देखा जाए तो जो तमाम तर तजावजात कायम थी, जिनको ख़त्म कर नाले की सफाई को यकीनी बनाया गया है। शहर का जो सबसे बड़ा नाला है वो गुज्जर नाला कहलाता है, बारिश के पानी की निकासी के हवाले से। जो छोटे नाले हैं वहाँ अगर उनको ढक दिया जाए तो वहाँ तजावजात कायम हो जाती है, ये भी एक खर्चा होता है। लेकिन एक चीज़ मुझे ये बताएं कोशिश तो अफजल परवेज, ये जो कचरा है ये उड़ के अट्रैक्ट होके आ जाता है इधर नाले के अंदर, कौन फेंकता है? कचरे डंप करने वाले ट्रक यहाँ पर ला के फेंकते हैं, क्योंकि ये तो टनों के हिसाब से कचरा है ना, ये कोई एक तो नहीं है कि मैंने अपने घर से थैली ले जाके फेंक दी। ये होता कैसे है इतनी बड़ी तादाद में और इतना मतलब कंटिन्यूस एफर्ट से कचरा यहाँ पर आता है, कैसे आता है? अशफाक देखा जाए तो माजी में जब ये शहर से कचरा उठता था तो उस पर सिंध सॉलिड वेस्ट की जो इंतज़ामिया है जो जाम चाकरों कचरा लेके जाया करती थी, वो जाम चाकरों नहीं जाती थी, वो डंप पर जो है नालों में फेंक दिया करते थे, तो जिसकी वजह से ये नाले चौक हो जाया करते थे। तो फिर शहरी भी उस पर कोई पीछे नहीं थे, शहरी भी कचरा उठाते थे और नाले में फेंक दिया करते थे। फिर शहर की गली मोहल्लों में जो सफाई हुआ करती थी वहाँ भी जो इंतज़ामिया थी वो भी कचरा नालों में फेंक देती थी। अब वो तमाम तर इकदाम किए गए, सख्ती की गई, 144 लगाई गई, जो कचरा फेंकेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब ये अमल रुक चुका है। ताहम अब सिंध सॉलिड वेस्ट की जानिब से वेरिफिकेशन निकाली गई है बाकायदा तौर पर, जब तक डंपर वहाँ जाम चाकरों नहीं पहुँचेगा तो उसकी पूरी मॉनिटरिंग होगी। जी चलिए साथ ही रहिएगा, अल्मास की तरफ चलते हैं। और अल्मास काफी देर से गर्मी में खड़े हैं। अल्मास लगता है जबरदस्त रंग की शर्ट पहन के खड़े हैं सदफ, पहले ये तो तारीफ कीजिए। इस वेदर में ये शर्ट व्हाई नॉट, आपकी शर्ट से मिलती जुलती है। मैंने अब देखिए ये होता है मौसम की मुनासबत से कलर सिलेक्शन। सो अल्मास आपकी तरफ आते हैं, जरा हमें बताएं, यहाँ भी वज़ीर आला ने हिदायत दे दी है नदी नालों की सफाई का, तो वैसे कराची के इंतजाम तो हमारे सामने ही, आप जरा बताएं लाहौर में क्या इंतजाम किए हैं मानसून की बारिशों से निपटने के लिए? सदफ ये सब जानते हैं, लाहौर और कराची का फ़र्क तो सब जानते हैं। यहाँ पे कोई गुजर नाला भी नहीं है, जो नाले हैं वो राउंड द क्लॉक उनकी सफाई जारी रहती है, राउंड द ईयर उनकी वो जारी रहती है, सफाई जारी रहती है। और
फिर ये जब भी यहाँ पे नून लीग की हुकूमत आई है, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, जब भी नून लीग की हुकूमत आती है तो वो इस पे थोड़ी सी ज़्यादा तवज्जो देते हैं। इस वक्त भी मैं यहाँ पे मजंग चौक में खड़ा हूँ और PDMA ने गुज़िश्ता रोज़ एक अलर्ट जारी किया था कि बड़ी तेज़ बारिशें और तूफ़ानी बारिशें होने वाली हैं, और उसके बाद यहाँ पे फौरी तौर पर, बल्कि पहले से ही यहाँ पे एक 3 कैंप लगा हुआ है, और इस तरह के कैंप लाहौर में कई जगह पर हैं। जो भी लो लाइंग एरिया हैं, जैसे लक्ष्मी चौक है, ये वाला इलाका है, मजंग चौक है, यहाँ पे लगे हुए हैं कैंप, और यहाँ पे डिस्पोजल पंप भी रखे हुए हैं। बड़े हैवी किस्म की मोटरें लगी हुई हैं। इसकी कैपेसिटी मैं अशफाक आपको बता दूँ, ये 10 मिनट से लेकर 12 मिनट तक 1 क्यूसिक पानी पंप करने की इनमें सलाहियत है, और यहाँ पे 3 पंप यहाँ पे पड़े हैं। और इसके अलावा जो डिस्पोजल पंप नालों के पास होते हैं वो भी बड़े हैवी किस्म के, और गुज़िश्ता रोज़ उन्हें भी उनका तेल पानी चेक किया गया। ये हमने देखा है, वहाँ पे तेल पानी चेक किया, जैसे अपनी गाड़ियों का चेक करवाते हैं उसका चेक किया गया, और उनकी ट्रायल भी किए गए हैं कि वो उन्हें देखा जाए कि बवक्त ज़रूरत ये कहीं साथ ही ना छोड़ जाएं, लेकिन वो इंटैक्ट हैं और उनकी सही तरीके से किया जा रहा है। इस वक्त जहाँ पे हम यहाँ पे कहीं जहाँ इसलिए ज़्यादा वजह है कि 2 जो मेट्रो के स्टेशन है वो अंडरग्राउंड है, जहाँ पे हम खड़े हैं उसके नीचे मेट्रो स्टेशन है। तो पिछले साल 2-3 साल कबल उसमें पानी भर गया था, तो उससे तब से ये पंप सारा साल यहाँ पे रहते हैं। और क्या बात इस किस्म की हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, किसी किस्म की ये कुताही वासा वाले कम से कम नहीं करते। चलें जी, क्या बात है जी। हमने अलमास अहमद खान, आपका भी बहुत शुक्रिया। अफजल परवेज़, आपका भी शुक्रिया। खुशहाल लाहौर से मिनी पाकिस्तान तक का सफ़र ये हमने करवाया। पाकिस्तान से खुशहाल लाहौर, मिनी पाकिस्तान से खुशहाल लाहौर। तो आपने देखा कि दोनों जगह एक ही मुल्क के शहर, लेकिन सूरत हाल कितनी मुख्तलिफ वहाँ पर है दोनों जगह पे। एक जानिब जो है वो 4 दिन पहले तरह ख्याल तरह आ की रहा है कि जी मशीनरी। मानसून का सीजन आ रहा है तो वाह जी, सफाई कर लें। क्या बात चलो है। जी, सारे ग्राउंड में ये वैसे ही है जैसे हम स्कूल में जब इम्तिहान देते थे तो 2 दिन पहले हम पढ़ाई शुरू करते, लेकिन हम फिर भी पास हो जाते थे। भाई बात यह है कि सबसे पहले ये है कि इनफरादी तौर पर हमें भी अपने इक़दाम करने होंगे। गली मोहल्लों में जो हमारा पानी जमा होता है उसके लिए रीज़न हम खुद होते हैं। हम अपनी कन्वीनियंस से स्पीड ब्रेकर्स बना देते हैं कि जी पानी यहाँ पर जमा हो जाए, इधर से आगे ना जाए, और फिर ओवरऑल मतलब बहैसियत शहरी हमारा भी तो एक किरदार जब होना जिन्होंने चाहिए। डंप करके ले जाना है कचरे को वही नाले में फेंक रहे हैं इंतजामिया। नहीं, अवाम भी फेंक रहे हैं। इंतजामिया की भी वो बात पुरानी हो रही बात है, उसने माजी की बात की। अफजल परवेज ने कहा कि माजी तो में ये ऐसा होता था। अवाम का फेंका हम असल में माजी नहीं भूले, हमने कहा कि वो फेंकते थे, शायद वो भूल गए, हम तो वहीं पे फेंके ना, जगह चेंज नहीं करनी। जहाँ लोग कचरा देखते हैं ना पड़ा हुआ तो लोग वहीं फेंकना शुरू कर देते हैं, ये भी एक पॉइंट है। अच्छा चलें, तो अब जब एक बार फिर से गर्मी है ओवरऑल मुल्क में, किसी भी शहर की बात कर लें और ख़ासतौर पे सिंध के शहरों की बात कर लें, तो ऐसे में जो पानी है उसका इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है, मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ जाता है। अब मुख्तलिफ फलों के मशरूबात का जो ठेले होते हैं हमारे यहाँ अक्सर बेशतर हम बाहर देखते हैं, वहाँ पर रश है और आवाम ठंडे मशरूबात के लिए देख रहे हैं जी कौन सा जूस। और मैं तो वैसे आप ट्राई करती हैं सदफ इस तरह से? मैं खुद ही घर में ही ट्राई कर लेते हैं। व्हेन आई यूज्ड टू बी इन कॉलेज तो तब ये होता था कि कहीं से भी आपने शरबत पी लिया, लेकिन जब से ये अवेयरनेस आई है कि भाई हेपेटाइटिस ए इससे हो सकता है, गैस्ट्रो हो सकता है, तरह तरह के दूसरे अमराज हो सकते हैं। क्योंकि क्या चीज़ है, अगर फ़र्ज़ करें कि आप गन्ने का जूस पी रहे हैं, आप सोचें ये तो डायरेक्टली आ रहा है। 2 चीज़ें आप नोटिस किया करें कि वो गन्ना जब निकाल के मट्टी धूल पता नहीं कितने कितने दिन से वो पड़ा हुआ, वो निकाल के डायरेक्टली उसमें डाल के एक जूस बनाते हैं। एक तो वो, दूसरा जो बर्फ़ यूज़ करते हैं, तो वो आप सोचिए कि वो बर्फ़ किस पानी से बन के आई है, वो पानी साफ़ था या नहीं था। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आप जब यहाँ पर जाके इस जगह से आप कहीं से पानी पिए। पानी वैसे आप पी सकते हैं कहीं से, किसी कोई बोतल वगैरह लेके या साफ़ पानी हो, लेकिन इन मशरूबात पे ज़रा ख्याल करें क्योंकि ये ना हो कि आपकी सेहत ख़राब हो जाए और आपको लेने के देने। तो यही हम अब आपको जो अब बताने वाले हैं, हमारी नुमाइंदा रोहा फातिमा बताएंगी कि ये जो मशरूबात मिल रहे हैं ये आपकी सेहत के लिए मुफीद है या नुकसानदेह है। तो आइए देखते हैं। नींबू पानी हो, फालसा हो या फिर आम का शरबत, जायके और सेहत के लिए तो बेहद मुफीद है, लेकिन घर का बना हो तो। शरबत के इस बड़े से ग्लास में दम तोड़ गई ये मक्खी, पर मक्खी ही तो है। रुकिए जनाब,
कहीं आपने भी तो मक्खी का जूस, अरे मेरा मतलब है आम का जूस तो नहीं पी लिया। सड़कों पर जगह जगह लगे ये शरबत के ठेले गंदगी से भरे हुए होते हैं। शहरी कहते हैं कि गर्मी की वजह से ठेलों पर बनाए गए इन मशरूबात को गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए पीना पड़ता है। मजबूरी है, क्या करें, अब गर्मी इतनी है, रास्ते में रुक के कुछ ना कुछ तो मतलब कम से कम लेना चाहिए ना। घर से जूस बना के लिए नींबू पानी लिया है, या कैल्सी की बोतल बना के लिए, वो फायदे इस गर्मी के हिसाब से घर से बनाना वो बेस्ट है। अदरवाइज ये है कि इन पे सख्ती की जाए। हम अपनी प्यास बुझाने के लिए इन शरबत का इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन ये सेहत पर कैसे असरअंदाज होते हैं ये जानते हैं। बाहर के जो मशरूबात हैं उसके अंदर कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा होती है। अगर वो कहते हैं कि जूस है लेकिन वो जूस होता नहीं है, उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, स्क्रीन्स होती हैं, फिर जो बर्फ़ होती है वो अनहाइजेनिक होती है और उसमें कंटेमिनेशन हो जाती है दूसरे अज्जा की। मौसमी गर्मा में इस्तेमाल होने वाले विटामिन ए, मैग्नीशियम और पोटेशियम से भरपूर ये मशरूबात इंसानी सेहत के लिए बेहद मुफीद हैं, लेकिन इनको बनाने से पहले साफ सुथराई का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है। कैमरामैन मोहम्मद जीशान के साथ रोहा फातिमा, ARY न्यूज़ कराची। अच्छा, इसमें क्या नुकसान है कि अगर साफ सुथरे तरीके से ये जूसेस बना दिए जाएं तो लोगों की सेहत को भी नुकसान है और हेपेटाइटिस होने का खतरा है। अब सोचें, उन्होंने बकेट सा रखा है, बाल्टी रखी है, उसी में वो हाथ डाल के पानी से गिलास में बार बार निकाल रहे हैं और वो जूस आपको दे रहे हैं। चलें जी, ब्रेक ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से तमाम पाकिस्तानियों को खैर मकदम। पाकिस्तानी क्या, दुनिया के जिस भी हिस्से में जो भी लोग बसते हैं, जो उर्दू समझते हैं, बोलते हैं, वो उनको सबको हमारी जानिब से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद है कि अशफाक इसाक सत्ती और सदफ़ अब्दुल जब्बार की आवाज़ और तस्वीर आप तक पहुँच रही होगी। तो कैसी गुजर रही है ज़िंदगानी जी, बताइए। और आपके इलाक़ों में जिन जिन शहरों में आप मुकीम हैं वहाँ पर मौसम कैसे है? और पाकिस्तान देखिए क्या खूबसूरत अल्लाह ताला ने ये मुल्क हमें अता किया है कि यहाँ पर इस वक्त भी मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ मौसम आपको दस्तयाब हैं। गर्मी की तलब है तो कराची आ जाइए, मौसम निस्बतन बेहतर चाहिए तो बालाई इलाकों में चले जाइए। कहीं पे बारिश देखनी हो तो वहाँ पर आप बारिश जाके देख सकते हैं। डिपेंड्स कि आप अगर अफोर्ड कर पाएँ तो क्या बात है जी, क्या बात है मौसम की भी और क्या बात है हमारे मुल्क की। और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि अपडेट्स का सिलसिला भी आ रहा है, तो पहले अपडेट शेयर कर देते हैं, फिर हम अपने सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी PTI और दीगर पर आज़ादी मार्च के हवाले से थाना अपारा में दर्ज 2 मुकदमात में फैसला महफूज कर दिया है। और ये फैसला कब सुनाया जाएगा, इस पर बात कर लेते हैं हुसैन अहमद चौधरी से। बताइएगा हुसैन अहमद चौधरी, फैसला कब तक सुनाया जाएगा? जी देखें, ये आपको याद होगा मई 2022 में एक आज़ादी मार्च हुआ था जिसमें बानी PTI ने क़यादत की थी। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, फैसल जावेद और दीगर की बरियत की दरखास्तों पर आज समाअत हुई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में ये समाअत हुई है। जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से ये समाअत की गई है। वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है और इम्कान यही है कि महफूज शुदा फैसला आज शाम तक ही जो है वो सुना दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। चलें जी, एक और खबर शेयर कर देते हैं। वो है लाहौर हाई कोर्ट ने दफ़ा 144 के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली है और अदालत ने फरीकैन को उस मुतालिक नोटिस भी जारी करते हुए एडवोकेट जनरल पंजाब को मुआवनत के लिए तलब किया है। आबिद खान हमें मजीद तफसीलात देंगे इससे मुतालिक, बताइएगा जी। बिल्कुल जी, लाहौर हाई कोर्ट ने दफा 144 नफाज के खिलाफ जो दरख्वास्त है उसे बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर ली और अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को भी मुआवनत के लिए तलब कर लिया है। जैसे शाहिद करीम ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला जारी किया जिसमें अदालत ने करार दिया कि दरख्वास्त में अहम नुकात उठाए गए हैं, लिहाजा इस पर बहस होना जरूरी है। अदालत ने करार दिया कि सरकारी वकील ने बताया कि सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से काबीना ने यह फैसला किया। अदालत ने अब ये इस दरख्वास्त पर जो है फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि सियासी बुनियादों पर जो है ये दफा 144 नाफिज की गई जो गैर आईनी और बदनीयती पर मबनी है। अदालत इसे करदम करार दे। जी ऑलराइट जी, बहुत शुक्रिया आपका आबिद खान, आपने हमें तफसीलात दी।
अच्छा जी, अब ज़रा आपको बताएं कि एएनएफ की जानिब से यानी कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जानिब से कार्रवाइयाँ की गई हैं 4, जिनमें 344 किलो मनशियात बरामद कर ली है और साथ ही गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, यानी कि 3 मुल्ज़मान भी इसमें पकड़े गए हैं। और इस हवाले से तर्जुमान एएनएफ का कहना है कि नौकुंडी चागी से 316.7 किलो आइस और 17.2 किलो अफ्यून बरामद हुई। सोहराब गोट कराची के करीब मोटरसाइकिल सवार मुलजिम से 6 किलो मनशियात और क़य्यूमाबाद में मुलजिम से 2.9 किलो मनशियात बरामद हुई। डेरा गाजी खान रोड मुल्तान में मुलजिम से 1 किलो आइस बरामद हुई। अच्छा, इससे पहले हम बात कर रहे थे पिछला जो हमारा घंटा था यानी कि 9 बजे, और ज़ाहिर है ये अब आप कल भी मैं कह रही थी कि किसी से भी आप बात करें, हाल चाल पूछें, वो ये ज़रूर कहेगा जी गर्मी बहुत है। और फिर आप टीवी पे ख़बरें भी देख रहे हैं कि हीट स्ट्रोक्स का कितना लोग शिकार हो रहे हैं। ऐसे में जो एनिमल्स हैं वो भी महफूज नहीं है, अब जानवर भी हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं। ज़ाहिर है वो तो उस तरीके से जिस तरह उनको रखा जाता है, वो कितना एक्सपोजर उन्हें गर्मी से हो रहा है। तो कराची में हीट स्ट्रोक से जो दूध देने वाले जानवर हैं वो मुतासर हो रहे हैं, भैंसें, गायें ये मुतासर हो रही हैं। अब इससे क्या हो रहा है कि जो ये जानवर हैं इनमें हाइड्रेशन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है। ये बाज़ जानवरों की हलाकत की खबरें आ रही हैं। तो हाइड्रेशन का यानी कि डिहाइड्रेशन का शिकार होने वाले जानवर जो हैं फिर वो दूध भी कम देते हैं। ऐसे में जो सप्लाई और डिमांड है उसका बड़ा फ़र्क आ रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि कराची में अब ये सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। इट इज़ वेरी कंसर्निंग। और उसके लिए उन्होंने क्या किया है कि हुकूमत सिंध से मदद तलब कर ली है। सैकड़ों भैंसें इसमें हीट स्ट्रोक का शिकार हो गई हैं और जाहिर है कि ये बड़ा कंसर्निंग है। भैंस कॉलोनी में गर्मी से भैंसें मरने लगी हैं और अब उनकी जानिब से हुकूमत से मदद तलब की गई है कि भाई हुकूमत इस हवाले में से हमारी कोई दाद रसी करे, क्योंकि गर्मी बहुत शदीद है। और फिर डिहाइड्रेशन से ये भी हुआ है कि उसका इम्पेक्ट उनकी जो मिल्क प्रोडक्शन है इस पर भी हुआ है। और फिर ना सिर्फ ये बल्कि इससे कई बीमारियां भी फैलना शुरू हो गई हैं। तो ये पहले भी हमने इस मुतालिक बात की थी कि इससे एक बड़ा बहरान इस एतबार से दूध का भी पैदा हो सकता है, क्योंकि अगर गाय भैंसें सेहतियाब नहीं होंगी, ठीक नहीं होंगी, तो फिर दूध की फराहमी रुक सकती है। बिल्कुल। तो हमारे नुमाइंदे अंजुम वहाब हमें इस मुतालिक मज़ीद बताएंगे कि क्या हेल्प मांगी गई है और किस तरीके से अब इस पर मज़ीद हुकूमत किसी भी तरीके से दादरसी कर सकती है। जिस वक्त हम भैंस कॉलोनी में मौजूद हैं, कराची में जो हीट स्ट्रोक का सिलसिला चल रहा है, इंसान तो मुतासिर हुए हैं, वहीं जानवर भी भैंस कॉलोनी में काफ़ी हद तक मुतासिर हुआ और जानवरों में हीट स्ट्रोक की वजह से काफ़ी अमवात भी हुई है। जो जानवर मर भी गए हैं उसकी वजह से दूध की पैदावार में कमी भी देखी जा रही है। सूरत हाल है कि भैंस कॉलोनी वालों ने हुकूमत से भी इमदाद की अपील की थी कि यहाँ पर मेडिकल कैंप लगाए जाएँ, हीट स्ट्रोक में फार्मर्स की मदद की जाए। किस हद तक इन फार्मर्स की मदद की गई है उसके बारे में हमारे साथ फार्मर मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं डेयरी फार्मर से, हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद आई है? नहीं जी, हुकूमत की जानिब से कुछ हमें आके किसी ने पूछा ही नहीं है कि यार आप जिंदा है या मर गए। हमारे जानवर नहीं मर रहे हैं, हम मर रहे हैं इसमें, क्योंकि हम जो है ना फाइनेंशियली तौर पर इतने कमजोर हो गए हैं कि आगे हम कारोबार नहीं कर सकते। जानवर कितने का है इस वक्त? इस टाइम 6 से 7 लाख रुपए की गाय आती है और भैंस जो है वो भी जो है चक्कर खा के गिर जाती है। जो जानवर गिर जाता है वो उठता नहीं है दोबारा। नजमी आलम साहब ने खुद इस बात को तस्लीम किया है कि हमारा जो ये हॉस्पिटल है यहाँ पे काम नहीं लोग करते, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं मिला, मेडिसिन कुछ भी नहीं है। जो वैक्सीन वगैरह भी होती है वो भी पैसों से मिलती है, वो भी फ्री में नहीं मिलती। 3-4 दिन में 300-400 गाय जो है ना वो ज़ाया हुई है। इम्पोर्टेड गाय जो ताज़ी गाय थी 6-6, 7-7 लाख रुपये की फार्मर की आती है। यह सूरत हाल है कि हीट स्ट्रोक की वजह से जानवर ने दूध देना भी कम कर दिया है। अपने तौर पर तो फार्मर ये कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि विटामिन सी, ग्लूकोज, ORS जो भी फराम कर सकती है वो इनके लिए इनको दे, ताकि ये अपने जानवरों को पिला सकें और शहर में जो दूध की फरामी है उसमें कमी ना हो सके। चलें जी, इस पर बात कर लेते हैं मज़ीद कि हुकूमत से जो इन्होंने मदद तलब की है, तो हुकूमत सिंध इस मुतालिक क्या सोच रही है। डायरेक्टर जनरल सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ कराची डॉक्टर नज़ीर हुसैन कुल्होड़ो हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच जी, आप स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए। भाई ये बताइए, ये तो बड़ा कंसर्निंग है। पहले तो हम यही कहते थे कि जी डेयरी फार्मर्स जी दूध की कीमतें बढ़ा रहे हैं, आज मुतालबा ये मुतालबा, लेकिन अब तो ये भैंसें गर्मी से हीट स्ट्रोक का शिकार हो रही हैं। तो क्या इसमें तदारुक के लिए क्या किया जा सकता है? इसमें देखें, थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा इसको समझाने के लिए कि इंसान को कुदरत ने एक नेमत दी है कि हमें पसीना आता है। जब पसीना आता है तो अंदर की हीट बाहर निकल जाती है। जी जी। ज़्यादातर जानवरों को पसीना नहीं आता, सवाए मुंह के इस एरिया में आ जाता है। तो एक तरीका है अंदर की हीट को बाहर निकालने का लिए, वो पसीना है, वो डॉग में होता है। जानवर की सबसे पहली जो निशानी होती है वो पेंटिंग होती है, मुंह खोल के वो सांस तेज़ तेज़ लेता है या हार्ट बीट उसकी बढ़ जाती है।
तो तदारक के हवाले से जो सबसे ज़्यादा है वो ये है कि शेड्स के अंदर शेड्स में रखा जाए। उसके अलावा पानी एट लिबिडम दी जाए, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो और गर्म भी ना हो, जो फ्रेश वाटर है ना, जो अभी ताज़ा वाटर है, ताज़ा तो कराची में बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी जो फ्रेश आया हुआ है जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है और वो मुतदल टेम्परेचर, वो हाँ मुतदल वो पड़ा रहे सामने। ठीक है। इसकी फीड थोड़ी कम कर दें, जो हाई प्रोटीन है फीड वो कम कर दें कि गर्मी कम होगी, जिस तरह हम इंसान गोश्त कम खाना शुरू कर देता है। उसके अलावा उस जगह पे रखें जहाँ पे वेंटिलेशन हो, और मिस्ट फैन ज़्यादातर कोशिश करें कि फुवारे जो होते हैं वो लगाएं उसको। तो अब पहले तो डेयरी के लिए अलग उसूल है, फिर डोमेस्टिकेटेड जो हैं और पेट्स हैं उसके लिए फिर अलग सोचेंगे। तो ये जो हमारी लाडी या कुछ और केटल कॉलोनीज़ के अंदर जो डेयरी हैं वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म में है, वेंटिलेशन बहुत कम है। इतनी शदीद गर्मी के अंदर एक ही रास्ता है कि पंखे जितने हो सकते हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको इंटरप्ट करूंगी कि ज़ाहिर है ऑलरेडी ये जो पूरी कॉलोनीज़ बनी हुई हैं जहाँ पे इन्हें रखा जाता है जानवरों को, हमारे यहाँ तो पड़ती ही गर्मी बड़ी सख्त है, तो ये इंतजाम तो बड़े बेसिक्स हैं कि वेंटिलेशन का इंतजाम हो। हाँ। ये इनके बड़े प्राइज्ड एनिमल्स होते हैं, ये जो भैंसें वगैरह, एक भैंस बड़ी मालियत की होती है, और दूसरा ये कि उनसे इनको कुछ हासिल होना होता है, तो जाहिर है कि दूध की पैदावार इन्हीं से होती है। वो भले ये तो बड़ी आसानी से किया जा सकता है। दैट्स ट्रू। बदकिस्मती ये है कि हमारे पास एक तो ये है कि लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस आने के बाद जितनी भी कैटल कॉलोनीज है, कैटल मंडी है, वो प्रोविंशियल लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट में से बाहर निकल गई। अच्छा। तो ये जितनी भी है जिम्मेवारी वो बनती है KMCs की और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की। ओके। हम बैकअप पे खड़े होते हैं, ठीक है, हमारे डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं, और KMC के अंदर एक वेटनरी डिपार्टमेंट है जो अभी तक वो उस तरह का नहीं ग्रो किया। 4 डॉक्टर्स हैं पूरे कराची के अंदर, आप देखें सिर्फ 4 7 कैटल कॉलोनीज। जी बिल्कुल। और उनका कोई करियर भी ओरिएंटेड नहीं है कि वो ग्रो करें तो और कोई अट्रैक्शन हो, वेटनरी डॉक्टर्स और अपॉइंट करें। तो बैकअप पे आपने देखा होगा, अगर आपने जू में देखा होगा तो फिर अल्टीमेटली हथनी के पीछे हम आ जाते हैं। अभी कैमल का मामला हुआ जहाँ पे तो प्रोविंशियल लाइफ डिपार्टमेंट आ जाता है। लोगों के पास अंडरस्टैंडिंग तो ये अब है। इस सिचुएशन में आप लोग एक्टिव हुए बैकअप, अब तो बैकअप पे एक्टिव हुए, लेकिन KMC की हमें कोई खास रिक्वेस्ट नहीं आई। लेकिन क्योंकि जो टैक्स कलेक्शन है जितनी भी हैं वो KMC करती है उनकी। जब आप कराची में दाखिल होते हैं तो 850 रुपया लिया जाता है फार्मर्स को इसी कामों के वजह। अच्छा, तो ये चीज़ें भी हैं, ये हमें इनको भी यानी नहीं किया जाए तो वो प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी लाइफस्टाइल डिपार्टमेंट की नहीं बनती। हमें जो बजट दिया जाता है वो ज़्यादातर मेडिसिन वैक्सीन की दिया जाता है, जो रूरल में जो बहुत ज़्यादा कम जो प्रोडक्शन वाले लोग हैं उनके ऊपर खर्चा किया जाए, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। लेकिन ये कोई फिक्स्ड सिलसिला है, क्योंकि ये अब कह रहे हैं कि जी हम लाइव स्टॉक की मद में सालाना 1.5 अरब रुपए हुकूमत लेती है, यानी कि 900 रुपये फी जानवर तकरीबन। तो ये फिर किसके पास जाता है? आप लोगों के पास जाता है या KMC के पास जाता है? किसके पास जाता है? ये तो गवर्नमेंट के पास जो जाता है। प्रोविंशियल जो बजट है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास जो मेडिसिन और वैक्सीन की बजट है वो टोटल मिला के है 470 मिलियन, यानी 50 करोड़ आप समझ रहे हैं। अब 50 करोड़ में वैक्सीन भी लेनी होती है मेडिसिन। अच्छा, इसकी निस्बत अगर आप हेल्थ की देखें, क्योंकि एक तो हमें ये समझना चाहिए कि एनिमल पॉपुलेशन तकरीबन हमारे पास जो है वो 50 मिलियन के करीब है, यानी 49.9 मिलियन है, यानी 50 करोड़। और इंसानों की भी जो सिंध के अंदर जो पॉपुलेशन है वो 4.5 से 5 करोड़ है, तो बराबर है। अब हेल्थ डिपार्टमेंट की जो बजट है वो 120 अरब रुपए से प्लस है, और हमारी जो टोटल बजट है वो टोटल 4.5 अरब है, बाकी प्रोजेक्ट्स है। लेकिन जो रिसोर्सेज हैं उसमें क्या किया जा सकता है? देखिए, रिसोर्स में अगर आप देखें कि अगर हमारे पास जो बजटरी प्रोविजन है उसके अंदर तो 2 रुपया भी पर एनिमल हमें नहीं बचता, तो हमें फोकस किया जाता है जो रूरल है, जो 91% जो फार्मर है, जो सेमी कमर्शियल है या नॉन कमर्शियल है, जो सब्सिस्टेंस के लिए, जिसके लिए लाइवलीहुड है। तो गवर्नमेंट का मकसद ये होता है कि लाइवलीहुड वालों के लिए ज़्यादा किया जाए, कमर्शियल के लिए वो अपने आप पे करते हैं क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जानवर होते हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज़ इसके अंदर ये है कि चूंकि देखें, आप तो ये कह रहे हैं कि KMCs का इसमें इख्तियार है और वो टैक्स कलेक्शन भी करते हैं, लेकिन देखें आपका जो डिपार्टमेंट है उसका नाम ही यही है, इंस्टीट्यूट ऑफ सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ। तो इसमें ये है कि अब ज़ाहिर है कि हम मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि उसके अंदर फिर जब जिम्मेदारी की बात आती है तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एज इन अ ब्रॉडर पिक्चर ये देखे कि आप बैकअप पे हैं। वो सब लोग ये समझेंगे कि जी आप डिपार्टमेंट आपका है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, हमारे इसमें फिर बरी जिम्मा नहीं हो सकता कि ये ऐसे तो नहीं है, लेकिन ये कि प्राइमरी जिम्मेदारी क्या होता है, जिस तरह वाइल्ड लाइफ में कोई इशू आता है तो वाइल्ड लाइफ हमें रिक्वेस्ट करती है, हम चले जाते हैं। अभी इनकी फार्मर्स की आप तक कोई रिक्वेस्ट पहुंची है? डायरेक्टली नहीं पहुंची, लेकिन फिर भी हमने डॉक्टर्स पीछे लगाए हुए, कोई 17 डॉक्टर की कैंपें हैं हमारी जो मूव पे है, और मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ जहाँ कंप्लेन आती है तो वहाँ पे लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट शुमार हैं कुछ के कितने जानवर जो है इस वक्त मुतासिर हुए हैं?
मुतासर तो बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी जिसको आप वर्ड मुतासर करें। डेथ्स कंफर्म कर सकते हैं, जो लोकल इंतज़ामिया है वो कर सकती है, उसके ऊपर हमारे पास कोई ख़ास फिगर नहीं है। लेकिन ये है कि हमारी टीम नहीं, मैं कंफर्म नहीं कर सकता इसको, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास उनकी नहीं है। अच्छा। मैं कोई भी नंबर दूंगा तो ज़ाहिर वो गलत हो जाएगा, तो तस्दीक शुदा मेरे पास नंबर नहीं है। वो KMC बता सकती है, या जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मंडीज़ हैं वो बता सकती हैं। लेकिन हमारा बैकअप क्या है? हमारा बैकअप ये है कि हम आपको वैक्सीन दे सकते हैं, हम आपको मेडिसिन दे सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और टेक्निकल एडवाइस दे सकते हैं कि क्या करना चाहिए, कमर्शियल फार्मर को क्या करना चाहिए इस स्टेज पे। उसमें हमारे डॉक्टर्स रेडी हैं। आपकी तवज्जो से भी आपकी मेहरबानी है कि आप अगर इस पे मजीद डिस्कस करना चाहें फार्मर्स की आगाही के लिए, तो हम उस पर अब ज़ाहिर इमरजेंसी स्टेप तो उठाने पड़ेंगे, तो कोई कैंप लगाने का इरादा है, क्या करेंगे? जी, हमारी लगी हुई है, हमारी लाडी में है, हमारी जो मुख्तलिफ ये जो 7 है कैटल कॉलोनीज कराची के अंदर, वहाँ पे हमने एक्टिव किया हुआ है 24 आवर, उनको डॉक्टर्स को अवेलेबल है। उनके पास हमने विटामिन्स और मिनरल्स का जो है ना सप्लीमेंट ज़्यादा दे दिया है, क्योंकि मल्टीविटामिन्स और उस जो मिनरल सप्लीमेंट इस टाइम चाहिए। बाकी कुछ जो है वो उनको खुद करना पड़ेगा, जो हमारे फार्मर हजरात हैं या जो ओनर्स हैं, उनको खास तौर पर पानी की क्वालिटी क्वांटिटी वो इंश्योर करनी होगी। पंखों का मामला है वो देखना पड़ेगा, मिस्ट पंखे देने पड़ेंगे। अगर कहीं पे आपने उसको बंद किया हुआ है, कोई पर्दा वगैरह दे के फार्म को, शेड को, उसको आपको थोड़ा खोलना होगा ताकि हवा थोड़ी भी आए। तो ये क्योंकि कुदरत का निज़ाम है, अगर हल्का सा पानी हो बॉडी के ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ तो पसीना आता है तो हमारे बॉडी के ऊपर पानी आता है, तो जब हवा गुजरती है तो पानी को उसको उठाती है, जब पानी को उठाती है तो पानी उठने के लिए एवापोरेट होता है, तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो जाता है। वो हीट बॉडी वाली जो है ना यूज़ करता है। तो अब एनिमल में तो पूरी बॉडी कोट सवाए हॉर्सेस के या कुछ डॉग में, बाकी तो किसी जगह पे बॉडी कोट पे इतना पसीना नहीं आता। तो वहाँ पे अगर पानी आप ऊपर से मिक्स करते हैं तो वो स्वीटिंग का वाला काम कर देता है, तो फिर जो एवापोरेशन हो जाती है तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है। लेकिन ये ज़रूर याद रखें, हमारे जो डॉक्टर्स हैं हर जगह मौजूद है, उनसे आप ज़रूर रब्ता करें अगर ये निशानियां आपको ख़ास हो, खुसूसन अगर उनका तो नंबर्स वगैरह कोई आपने दिए हुए हैं किस तरीके से? अब यू सेड कि कैंप्स आर ऑन द मूव, डॉक्टर्स आर ऑन द मूव, हमारी फिक्स्ड कैंप्स हैं या कि रेडियो पाकिस्तान वाली जो हैं वो वहाँ पे मोबाइल हैं, बाकी हमारी हर कैटल कॉलोनी में फिक्स है। वो जितने भी वहाँ पे हैं ओनर्स, उनको सर्विस वहाँ पे मिल रही है, ऑन कॉल होते हैं। और क्योंकि सब जानवरों को मूव करके आप हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकते, तो हमारे डॉक्टर सुबह को, अगर लानी में अगर देखें तो 4 डॉक्टर सुबह को लगे हुए हैं, 3 डॉक्टर शाम को लगे हुए हैं। ठीक, थैंक यू सो मच। डॉक्टर नज़ीर हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बड़ी इंफॉर्मेशन दी है। इस सवाल देखते हैं अब जो कंसर्न है डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन वो इस हवाले से क्या कहती है, और ये स्टेप उठाना बड़े ज़रूरी हैं। अच्छा जी, एक खबर आप तक पहुंचा देते हैं जो इस्लामाबाद से, वो ये है कि गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी वहाँ पर मौजूद हैं। उनकी मुलाकात हुई है बरतानिया के कायम मुकाम हाई कमिश्नर से, और मुलाकात में SIFC के तहत सिंध में सरमायाकारी पर गुफ्तगू हुई। और गवर्नर ने कहा कि सिंध में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं और कई शोबे और आला तालीम याफ्ता नौजवानों की अफरादी क़ुव्वत सरमायाकारी के लिए पुरकशिश हैं। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर ने कहा कि बरतानिया के सरमायाकार मज़ीद सरमायाकारी में भरपूर दिलचस्पी रखते हैं। और एक ऐसा इशू जो बड़ा निगलेक्टेड है और सबसे कोर इशू है वो है तालीम, शरह ख़ानदगी। हम अपने मुल्क में अगर बात करें तो हम अक्सर बेशतर आपको रिपोर्ट करते रहते हैं, ये एक अंदाज़ा है, अब ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है। 2 करोड़ से ज़ायद बच्चा स्कूल किसी भी वजह से नहीं जा पा रहा, प्राइमरी एजुकेशन हासिल नहीं कर पा रहा है, उसकी मुख्तलिफ रीज़न्स हो सकती हैं। तो अब मुल्क में तालीम के फ़रोग़ के लिए, शरह ख़ानदगी को बढ़ाने के लिए वज़ीर आज़म ने अब बाकायदा तौर पर टास्क फोर्स बना दी है जो इसका हदफ हासिल करेगी कि भाई ये जो शरह ख़ानदगी है, लिटरेसी रेट जिसे हम कहते हैं, उसको बढ़ाया जाए। और ख़ास तौर पे जो बच्चे, करोड़ों की तादाद में जो बच्चे जिनकी स्कूलों तक रसाई मुमकिन नहीं है, उन्हें स्कूल भेजने का ये मिशन है। इसे तालीमी इमरजेंसी का नाम दिया गया है। वज़ीर आज़म ने 19 रुकनी टास्क फोर्स बनाई है जिसके चेयरमैन वो खुद होंगे। और अगर हम थोड़ा सा अपने तालीमी बजट की भी बात कर लें तो जो तालीमी बजट इस साल मुख्तस किया गया है, उसमें अगर हम नंबर्स भी देखें तो उसमें जो पिछले बजट से इजाफा हुआ है वो तकरीबन समझें 1% से भी कम का उसमें इजाफा हुआ है। तो सीरियसनेस का हमारी ये आलम है। 103.781 बिलियन हमने रखे हैं तालीम के लिए, जो कि पिछले से बस मुख्तसर 1% ज़्यादा है। क्या बात है जी, हमारी क्या बात है, मतलब ये फोकस हमारा बहुत ज़्यादा है तालीम के ऊपर, तालीम पे बहुत फोकस है। तो लेकिन ओवरऑल ये किस तरह किया जाएगा, ये मुहिम शुरू जो की गई है, टास्क फोर्स करेगी क्या,
इसका सवाल बड़ा अहम है कि क्या तदारुक किया चलें जी, पंजाब की हद तक तो चलें, एक काम हो रहा है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और हम अक्सर ये रोना रोते हैं कि दो शोबे हैं कि जिनके ऊपर वफाकी हुकूमत का या ओवरऑल हम काफ़ी सालों से ये देख रहे हैं, बल्कि हमेशा से ही देख रहे हैं कि ये तवज्जो नहीं रही। लेकिन अब ये टास्क फोर्स बनाई गई है और वज़ीर आज़म साहब इसके चेयरमैन होंगे, तो ये कब से काम का आगाज़ करेगी, इसके अगराज़ व मकासद क्या होंगे, ये ज़रा हमें अगर आप बता पाएँ तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने तालीम लीड, मेरा ख्याल है कि वो वाहिद चीज़ है जिससे कौमें टर्न अराउंड होती हैं और पाकिस्तान के कई मसाइल का हल भी इसमें है। बारकैफ ये जो टास्क फोर्स बनाई गई है जी तालीमी इमरजेंसी पे, इसके बजट पे, तो आप मेरा ख्याल है फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से गुफ्तगू करें जी। हाँ, हमने बारकैफ पंजाब में तारीख का हाईएस्ट एवर बजट टू एजुकेशन किया है इस दफ़ा 670 बिलियन अल्हम्दुलिल्लाह। बारकैफ जो हमारी मीटिंग हुई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम से, तो जिस तरह आपने कहा, पहली तो बात की ये वेग फिगर के आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन 60 लाख हैं या 2 करोड़ हैं या 1.25 करोड़ हैं या 1.5 करोड़ हैं। अच्छा चलें, फिर उसके बाद ये भी बताना चाहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब 2018 में 60 लाख पे छोड़ के गए, तो अब 2 करोड़ पे कैसे पहुंच गए एकदम से 5 सालों में, क्या ऐसा हुआ? सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मेरा कंसर्न है जी कि किधर हैं 76 सालों में, क्या किसी ने आज तक मैप नहीं किए? आपने आज अली को ढूंढना हो कराची के फलाने मोहल्ले में फ़ौरन ढूंढ सकते हैं, सिकंदर को ढूंढना हो लाहौर या फूलनगर के किसी मोहल्ले में फ़ौरन ढूंढ सकते हैं। आज तक हमने मैप क्यों नहीं किया? और अगर हमने मैप नहीं किया तो हम इनकी तरफ पॉलिसीज कैसे बना? हमें कैसे पता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बच्चे हैं? अगर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बच्चे लिया में ज़्यादा हैं और पॉलिसीज आपकी डायरेक्टेड टूवर्ड्स शेखोपुरा ज़्यादा हैं, तो आप उन्हें फिर स्कूल में कैसे लाएंगे? जो नए बच्चे इनरोल हो रहे हैं उनमें ये अंदाज़ा लगाना कि ये माइग्रेटरी चिल्ड्रन है, क्या ये किसी सरकारी स्कूल से प्राइवेट में गए, प्राइवेट से सरकारी में आ गए, तो इसका मैकेनिज्म क्या होना चाहिए राना साहब? आपके पास आज तक सर वी आर डूइंग द फर्स्ट स्कूल सेंसस, इसका हल यही है कि हर बच्चा मैप्ड हो, सो एवरी ईयर यू नो व्हाट योर फिगर इज एंड देन किस इलाके में कितना, किस शहर में कितना, किस तहसील और ज़िले में कितना, ताकि आपकी पॉलिसीज उधर डायरेक्टेड हों जिधर ये नंबर मैक्सिमम है। आपको जो भी डेटा देता है, आप पाए से पूछ लें या वर्ल्ड बैंक में, दे आर ऑल ऑन बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स एंड आई हैव सेट विद देम दिस ईयर दैट दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। हम पहला द स्कूल सेंसस कराने जा रहे हैं जिसमें हम इंक्लूडिंग मदरसास बच्चों को मैप करेंगे और उसके बाद हमें पता होना चाहिए एग्जैक्ट नंबर का। नादरा इंटीग्रेटेड दौर है, हर चीज़ ऑनलाइन है। बे फॉर्म्स अगर आप हमने इम्प्लीमेंट किए हैं इस दफ़ा अपनी इनरोलमेंट पे, टू मेक श्योर कि इनरोलमेंट फेक ना हो, तो वी वांट टू मेक श्योर। और फिर वसाइल अवाम के हैं, ये टैक्स पेयर्स मनी है, ये मेरे पैसे नहीं है। सही बात। मैं ये सिर्फ इस तजर्बे में जाया नहीं कर सकता हमें बात कि गुजरांवाला में मैं ये पैसे लगा दूं क्योंकि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बहुत ज्यादा है, जब तक मैपिंग नहीं हो सकती। राना साहब कैन यू हियर मी? जी जी, आपने ये बात बड़ी जबरदस्त बताई कि आप मैपिंग करने जा रहे हैं, इसके बाकायदा पूरा देखा जाएगा क्या इदाद शुमार है और रिपोर्ट्स की बुनियाद पर तमाम तर ये सामने आएगी। लेकिन हमारे मुल्क में बहुत सारे बच्चे इस वजह से भी स्कूल नहीं जा पाते कि उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते तालीम। दूसरे वो बच्चे माशी तौर पे अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत छोटी छोटी उम्रों से वो काम पर लग जाते हैं, तो वो काम करें या स्कूल जाएं, तो हमें इस पावर्टी को भी देखना पड़ेगा जो बेसिक वजह बनी हुई है इन बच्चों के स्कूल ना जाने की। उसके लिए क्या किया जाएगा? देखिए, दुनिया ने उसके भी बड़े खूबसूरत हाल निकाले हैं जी। अगर आपका बच्चा 5वीं 6वीं क्लास है, सो आई जस्ट वांट टू गिव यू फिगर्स के मैट्रिक में आपके पास करीबन 9 लाख बच्चे हैं और जब आप इंटर में जाते हैं विच इज़ फर्स्ट ईयर, तो आपके पास वो 78,000 रह जाते हैं। तो वो जो 90% बच्चे हैं, चले एक एलिमेंट है कि वो जा रहे होंगे प्राइवेट कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में, फाइन एग्रीबल, बट वो इस वजह से क्योंकि आपका निज़ाम अच्छा नहीं है। और थैंक यू वेरी मच, अगर आप बच्चों को तो 3 साल के लिए वालिदा बच्चे को भेज देती है मोटर मैकेनिक के पास, दर्जी के पास, किसी भी, और तनख्वाह भी नहीं लेते, वो काम सीख रहे हैं। सो लेट्स टीच देम स्किल्स इन आवर स्कूल्स। जापान कर रहा है, तो हम ग्रेड 8 ऑनवर्ड्स एक बड़ा मैसिव स्किल्स का प्रोग्राम लेके आ रहे हैं और ग्रेड 5 ऑनवर्ड्स टू टीच देम कोडिंग, पाइथन, सॉफ्ट स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स, ताकि वो इनेबल हो सकें
और इंशाल्लाह पहली दफ़ा तारीख में मैट्रिक आर्ट्स और साइंस के अलावा मैट्रिक टेक और इंटर टेक भी लेके अच्छा राना साहब लर्न टेक्नोलॉजी सो दे कैन प्लेस देमसेल्फ। राना साहब एक चीज़ ये है कि हैव यू स्पोकन टू योर काउंटर पार्ट्स जो कि दूसरे प्रोविंसेस के वज़राए तालीम हैं, या वहाँ पर क्या फोकस नज़र आता है, वहाँ पर क्या लैप्सेस हैं? क्योंकि सिर्फ पंजाब की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की नहीं होगी, बल्कि पूरे पाकिस्तान अगर साथ चलेगा, पूरे सूबे साथ चलेंगे, एक इज्तिमाई एफर्ट होगा तो बच्चों को एजुकेट करने से मुताल्लिक, तो फिर ये एक गैप फिल होगा। तो बात हुई सर आई एम इन टच विद फेडरल सेक्रेटरी जुवानी साहब हैं, केपी में शाह राम तरकई साहब हैं, सिंध में सरदार अली शाह साहब हैं, एंड बाय द वे सो आई डोंट एग्री विद अ लॉट ऑफ पॉलिसीज ऑफ द सिंध गवर्नमेंट, but in education they have decent policies to be honest। पहला टीचर सर्टिफिकेशन रिजीम along with जिंदगी ट्रस्ट शहजाद रॉय इन्होंने लॉन्च किया, ठीक है। सो ये भी एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि मास्टर्स करके आप सीधा टीचर नहीं लग जाते। दुनिया का ये कहना मानना और इम्प्लीमेंटेड फार्मूला है कि टीचिंग डिग्रीज है, सो एमएड्स बीएड्स, ताकि उन्हें समझ आ सके कि बच्चे को पढ़ाना कैसे है। आई मीन आई हैव अ डिग्री इन इकोनॉमिक्स, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं जाके प्रोफेसर लग जाऊं, मेरे पास जीरो तजुर्बा है। सो एक तो वो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। दूसरा यस हमने प्लान किया हुआ है इंटर प्रोविंशियल डायलॉग अगले महीने में, और हम अभी EWF लंदन में भी और सारे मिनिस्टर्स इकट्ठे थे, और मैं समझता हूँ तालीम में डिवाइड नहीं होनी चाहिए। वी शुड बी एबल टू हेल्प ईच अदर विद आवर रिसोर्सेज, विद आवर डेटा, विद आवर पॉलिसीज, ताकि हम एक दूसरे से सीख सकें, एंड इंशाल्लाह पंजाब इज टेकिंग द लीड। थैंक यू सो मच। राना सिकंदर हयात हम साथ मौजूद थे और वो गुफ्तगू कर रहे थे कि क्या किया जाएगा। अब देखते हैं आने वाले दिनों में इसका नतीजा क्या निकलता है। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। पाकिस्तानी खाने ज़ुबान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। निहारी को वाइप कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है। इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। पाकिस्तान में 40% बच्चे नशोनुमा में कमी यानी स्टंटिंग का शिकार हैं, जबकि 29% वजन में कमी का। इस ग़िज़ाई क़िल्लत से निपटने के लिए डेयरी इंडस्ट्री ने हमेशा महफूज और ग़िज़ाइयत से भरपूर पैकेज्ड दूध और पाउडर फराहम किया है, मगर फाइनेंस बिल 2024-25 में डेयरी इंडस्ट्री पर लगाया गया सेल्स टैक्स हमारे बच्चों को ग़िज़ाइयत से महरूम कर देगा। क्या महफूज और ग़िज़ाइयत से भरपूर दूध पर इनका हक नहीं? अगर अभी कुछ न हुआ तो ज्यादा कीमतों की वजह से आवाम गैर महफूज खुला दूध खरीदने पर मजबूर हो जाएंगे और किसानों को 30 अरब रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ेगा। आए पाकिस्तान के मुस्तकबिल को सेहतमंद बनाएं, अपनी डेयरी इंडस्ट्री को बचाएं। महफूज और ग़िज़ाइयत से भरपूर पैकेज्ड दूध और पाउडर पर लगाया गया सेल्स टैक्स हटाएं। किसी ने कहा था पैसे बचा, फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा। मोटरसाइकिल ट्रैक्टर या होगा, चलेगी नहीं दौड़ेगी। फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा। क्योंकि इसमें है 5 साल की वारंटी वाला PCB विद 4 kV सर्ज कार्ड। रॉयल इन्वर्टर फैन, साथ जिंदगी भर का। जब मुकाबला हो सूरज और जरासीम से, तो जीतो विद डेटॉल कूल, जो करे बॉडी को 5 डिग्री तक कूल। गर्मियों की शिद्दत में लगे ना बुझने वाली शदीद प्यास, ये प्यास बुझाए सिर्फ जामे शीरी।
वेलकम बैक वंस अगेन। और कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जब हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं तो हमें बड़ी हैरत होती है कि ऐसे ऐसे महकमों में ऐसे काम भी हो रहे हैं। यानी कि मैं इस वक्त बात करने जा रही हूँ पुलिस की। लड़काना का थाने के जो SHO हैं, थाना बाडा है, इनके SHO का बेटा बाप की जगह अब थाना चला रहा है। यानी बेटे की कोई जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है पुलिस से रिलेटेड। और बेटे ने किया क्या, राह चलते 2 भाइयों को पकड़ा, उन्हें लॉकअप भी कर दिया और थानेदार के बिगड़े हुए बेटे ने दोनों भाइयों को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना भी बनाया। वीडियो हमारे सामने आ गई है। अंदाज़ा कीजिए कि किस तरीके से मारपीट की जा रही है। और SHO के बेटे ने, SHO का बेटा इतना बाख्तियार है। जब इन बच्चों के वालिद उन्हें पहुंचे उन हिरासत से छुड़ाने के लिए तो खबर यह है मुबैना तौर पे कि वालिद को भी हिरासत में ले लिया गया है। मतलब मैं हैरान होता हूँ कि ये क्या, SHO तो नहीं, SHO का बेटा भी माशाल्लाह SHO निकला और 2 भाइयों को लॉकअप कर दिया। तो हमारे साथ बाबू इकबाल मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। बाबू इकबाल, ये SHO का तो सुना था और हम ये सुनते थे कि SHO ने ये कर दिया वो कर दिया। किसी भी शहर, किसी भी इलाके, किसी भी थाने के SHO से मुतालिक ये बात हो सकती है, लेकिन यहाँ पर साहबजादे रन कर रहे हैं थाना। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ये इसका साहबजादा है जिसका नाम नवीद था। और ये पता चला है कि जहाँ कहीं भी ये इसका वालिद जो है ना SHO मुकर्रर होता है तो वहाँ थाना जो है ना, इसके पास कोई नौकरी तो नहीं है, ये बाप के साथ ही रहता है और सारे फैसले थाने के यही करता है। न सिर्फ यहाँ इस थाने की बात है, लेकिन यहाँ ये खैरपुर में रहा है, यहाँ रहा है, घोटकी में रहा है, जहाँ कहीं भी रहा है SHO, वहाँ इसका बेटा जो है वो सारे थाने की जो है ना बागडोर वही संभाल के रखता है। ये दोनों भाई जो है ना पहले कैडेट कॉलेज में पढ़ते थे, उसके बाद एक भाई जो है वहाँ से अजरबैजान चला गया जिसने MBBS की डिग्री जो है वो हासिल की, और दूसरा भाई जो है वो अभी पढ़ ही रहा था। ये वहाँ से वापस आए। वापस आने के बाद यहाँ उनकी आज कहीं दावत थी और दावत के बाद ये वापस आ रहे थे। तो इसने रास्ते में जो है वो प्राइवेट तौर पे पुलिस वाले लेके चेकिंग की और बात की, और इस पे उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, तो इस बात पे जो है वो बात हुई। उसके बाद वो पकड़ के उन्हें थाने ले आया, मारपीट की। ये फैमिली जो है बाड्रा की बड़ी अच्छी फैमिली में शुमार होती है। इसके जो है ये 2 बच्चे हैं, इसके दादा टाउन कमेटी बाड्रा के चेयरमैन भी रहे। फिर वो जब पब्लिक का प्रेशर पड़ा तो DIG ने और SP ने नोटिस लिया, वहाँ SSP खुद गया और वहाँ जाके कुछ अमले को सस्पेंड किया, जिसमें हेड मोरर, ASI और 2 सिपाही थे, और इनको मेडिकल कराने का हुक्म दिया। लेकिन जो वो SHO था उसको वहाँ न कोई अभी उसके खिलाफ एक्शन लिया, न कुछ, सिर्फ हटा दिया गया और उसे लाइन हाजिर कर दिया गया। अब DSP पारस हैं इधर बकरानी, लेडी DSP डायरेक्ट अफसर हैं, वो उनको इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया है। उसके बाद मजीद कार्रवाई होगी। अंदाज़ा कीजिए, ये सूरत हाल है। तो बाबू इकबाल हमें बता रहे हैं कि जी अब इस पर मजीद इंक्वायरी होगी। थैंक यू सो मच बाबू इकबाल। और ये अफसोसनाक वाक़यात हमारे सामने आ रहे होते हैं और मतलब मैं हैरान हूँ कि वैसे पुलिस का है फ़र्ज़ मदद आपकी। अच्छा, मैं सिर्फ ये सोच रहा था, बाबू इकबाल ने जिस तरह से हमें बताया कि उन्होंने उनको बाकी थाने के अमले को मुअत्तल कर दिया, किसी के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन SHO को कुछ नहीं कहा। और मैं हैरान था कि चलो SHO के खिलाफ तो कार्रवाई होती, लेकिन उसके साहबजादे को क्या करते, मुअत्तल करते? उसका तो कोई ओहदा ही नहीं था। उसका ओहदा नहीं था तो उसको मतलब क्या किया जा सकता है? मतलब अंदाज़ा कीजिए। लेकिन ये है कि अब जहाँ पर हम पुलिस की ये वाली आपको रुख दिखाते हैं, उनका ये कहते हैं ना जिस तरह के काम हो रहे हैं जिसे गैर कानूनी काम कह रहे हैं, अब दूसरी तरफ हमारे पुलिस के ऐसे भी एहलकार हैं, ऐसे ऑफिसर हैं जिन्होंने बड़े अपने फ़राइज़ की अदायगी में बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं। तो KP पुलिस की अगर हम बात करें तो उनकी कुर्बानियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। उन्होंने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा किया, और जिस तरीके से KP और जो दीगर सूबे हैं दहशतगर्दी का निशाना रहे, हमारी पुलिस के जवान, ऑफिसर, सिपाही सब बड़ी दिलेरी से उसका मुकाबला करते रहे। तो KP के इंतहाई जुनूब ज़िला टांग में पुलिस एहलकार लोधी बलोच अपनी ड्यूटी के साथ साथ समाजी खदमात भी अंजाम देते हैं, और इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं इरफान मुगल। उनसे जानते हैं इन पुलिस एहलकार के बारे में। जी, इस वक्त हम खैबर पख्तूनख्वा के इंतहाई जनूबी ज़िला टांग में मौजूद हैं। इस वक्त हम टांग के ट्रैफिक पॉइंट पर मौजूद हैं, और ट्रैफिक पॉइंट पर हमारे साथ ट्रैफिक सार्जेंट लोधी बलोच मौजूद हैं, जो अपने काम के साथ साथ सोशल वर्क को भी टाइम देते हैं। उन्होंने कई ऐसे काम किए हैं जो काबिल रश्क भी है और लोगों के लिए काबिल तकलीफ भी हैं। ये काम मैं जब पहले पुलिस में भर्ती हुआ तो पहली तनख्वाह मैंने गरीबों पर लगाई है।
ये काम तकरीबन मैं 11 साल से कर रहा हूँ। किसी को राशन ख़रीद कर देता हूँ, किसी को नकद दे देता हूँ, किसी की दवाई नहीं होती उसको दवाई ख़रीद कर देता हूँ। बस जो होता है उनके साथ मैं अपने बस के मुताबिक उनकी मदद कर लेता हूँ। काबिल तकलीद मिसाल है हमारे लिए कि इन सख्त और मुश्किल हालात के बावजूद भी यहाँ के पुलिस एहलकार समाजी खिदमत का जज्बा भी लिए हुए हैं। जी, तो आप ये देखिए कि मतलब क्या कुर्बानियाँ हैं। हाँ। और आप हमेशा से, अगर हम केपी पुलिस की बात करें तो वाक़तन आप सोचिए कि अपने फैमिली से दूर रह के और अपनी जान पर खेल के जो केपी का अमन अमान बहाल करने में, और ख़ास तौर पर जो उसके साथ साथ बंदोबस्ती इलाके हैं, दैट इज़ रिमार्केबल। बहुत कुर्बानियाँ रही हैं। और सोचें इनकी सैलरीज कितनी कम होती हैं। जी, अब तो खैर उसमें- खासी बेहतरी हो गई है। हाँ। लेकिन मोर नीड्स टू बी डन इन दिस रिगार्ड। अच्छा, काफ़ी अब बेहतर करने की ज़रूरत है। ज़रा आपको कुछ हम ज़रा मज़े की चीज़ दिखाते हैं, क्योंकि ऐसा बड़ा रेयर देखने को मिलता है। आरिफ लोहार साहब का आपने वो गाना सुना होगा, मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है, जो है कि आ तेनू मौज करावा, आ तेनू सैर करावा। सो ये गाना फीचर हुआ। जो बड़े ज़बरदस्त हमारे फुटबॉलर हैं, फीफा में भी जो उनकी वेबसाइट है, बल्कि वेबसाइट नहीं कहूँगी, जो इंस्टाग्राम पेज है, और हैप्पी बर्थडे की ट्वीट इंस्टाग्राम पोस्ट करनी थी इंस्टा ने, तो फीफा का जो इंस्टा का अकाउंट है, उन्होंने आरिफ लोहार का ये गाना लगाकर हैप्पी बर्थडे लिखा है लियोनेल मेसी। क्या बात और है। लिखा है लायनल कि- मेसी जनरेशन के दो बेहतरीन जो इस वक्त खिलाड़ी उनमें से एक हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो CR7 और दूसरे लायनल मेसी। और क्या इन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस से अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप भी जितवाया था, और ही इज़ बीन अ ब्रिलियंट प्लेयर। तो अब आप ये देखिए कि ये हमारे लिए भी एजाज़ की बात है, और आरिफ लोहार इज सच अ लेजेंडरी सिंगर। इट्स नॉट जस्ट द सॉन्ग, उन्होंने लिखा भी है मेसी का जादू, वो भी लिखा है उर्दू में। तो क्या बात है, 37 ईयर्स ओल्ड लियोनेल मेसी, उनकी बर्थडे थी जिस पे ये गाना लगाया गया है इंस्टा पेज पर फीफा के। क्या बात है। तो आओ जी, ब्रेक का वक्त हो गया है, चलिए ब्रेक दी जाने पे। और जी, एक बार फिर से आप सबका खैर मकदम है, और अब आ गया है वो वक्त जिसका था इंतजार। यानी कि हमने ईद शोज में आपको म्यूजिक का तड़का दिखाया था, और जबरदस्त सिंगर्स हमारे शोज के मेहमान बने थे। आज भी कुछ ऐसे ही होने जा रहा जी, है। हमने थोड़ा सा गैप दे के फिर उसके बाद दोबारा से मौसीकी का तड़का लगाने की जसारत की है। तो उम्मीद है आपको हमारी जसारत पसंद आएगी। लेकिन एक आपके लिए खुशखबरी है कि वो मैं नहीं गुनगुनाऊंगा, या सदफ नहीं गुनगुनाएगी। मैं तो खैर ये कोशिश भी नहीं करती, लेकिन अशफाक अक्सर और बेशतर कोशिश करते रहते हैं। अच्छा, मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, बहुत अच्छा, मैं भूल जाता हूँ। बहुत आप अच्छा याद रखती हैं कभी आपको किसी ने रिजेक्ट किया हो गाने पे, लेकिन मैं याद नहीं रखता। इसकी भी एक स्टोरी है, बाद में बताऊंगी। तो मैं याद नहीं रखता, मैं हर दिन के हिसाब से अब ये बात किसने मेंशन की, मैं याद नहीं रखता। खैर, तो हमारे जो आज के सिंगर हैं वो उभरता हुआ सितारा हैं, और ना सिर्फ सूफी गायकी कह लें आप, फोक म्यूजिक कह लें, बल्कि पॉप सिंगिंग में उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त नाम बना रहे हैं, और वो खुद गिटारिस्ट भी हैं। सो हमजा अली आज के हमारे शो के मेहमान हैं, और उनसे हम जानना चाहेंगे कि भाई उन्होंने सोशल मीडिया पर बड़ी ज़्यादा धूम मचाई हुई है। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, यूं करके गाना आता है और यूं करके वो हिट हो जाता है। तो क्या कर रहे हैं हमजा? गुड मॉर्निंग, और शो में आपका खैर मकदम है। तो बताइए कैसे ये सफ़र शुरू हुआ, और कैसे आप इतने मशहूर हो गए भाई? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आप सबको, और थैंक यू सो मच मुझे आपने इनवाइट किया, इतनी इज़्ज़त दी। म्यूज़िक का स्टार्ट मैंने 2018 में किया था। मतलब जब कॉलेज स्कूल टाइम से शौक़ था गाने गुनगुनाने का, तो बिकॉज फैमिली बैकग्राउंड में कोई ऐसा सीन नहीं था। लेकिन फिर इसी तरह करते करते सीखा, फिर ऐसा ऐसा गिटार भी सीखा, बस सब चल रहा है थोड़ा बहुत काम। तो मतलब किस एज से? आपने कहा 2003 से, तो कितनी अभी आपको ज़्यादा बड़े भी नहीं लगते? 2003 नहीं, 2017 या 18 से। अच्छा 2003 से, तो फिर ये 50 क्रॉस कर चुके मैं होते हैं। आपकी एज काउंट करने लगी। व्हाट अबाउट जो 2003 से पहले आए? वो अच्छे सिंगर्स हैं, नहीं, और ये भी अच्छे सिंगर हैं, मैं लेकिन ये age की उभरते हुए बात कर सिंगर रही हैं। बहरहाल उस पर हम अलग से बात करेंगे। हमजा भाई, टॉपिक पे रहते हुए मुझे ये बताएं कि आपका जॉनरा क्या है सिंगिंग का? क्या आप प्रेफर करते हैं? स्पेसिफिक एक जोनरा नहीं है कि मतलब मैं कुछ क्लासिकल ही गाऊँ या मैं सिर्फ पॉप ही गाऊँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब मैं सबको कवर करने की कोशिश करता हूँ, सब गाता हूँ। अच्छा, ज़्यादा अच्छा क्या गाते हैं? यस, ज़्यादा अच्छा जैसे आजकल OST चल रहे हैं, ARY का ड्रामा था वो पागल थी।
कुछ टाइम पहले वो काफ़ी मेरा वायरल भी हुआ। अच्छा। तो मैंने उसको कवर किया था, तो आज मैं वो भी आपको सुनाऊंगा। चलिए सुनाए स्टार्ट उसी से करें। स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ श्योर। क्या बात है। अखियां नू तेरी दीद दे पनाह चाहे, अखियां नू तेरी दीद दे पनाह चाहे, मैं इश्क ते कर लिया मैनू वफा चाहे, तेरे लिए मैं पावा किंज समझावा, पीड़ दी मरहम लब ना पावा, मैं फोला किताब कड़ी, मैं इश्क ते कर लिया मैनू वफा चाहे, अखियां नू तेरी दीद दे पनाह चाहे, आंखें ये नम है टूटा भरम है, तू ही वजह है ये तेरा करम है, समझे ना कोई दिल को धोखा के, झुकना है आखिर आगे खुदा के, तन फड़ के मैं दसना चाहवा, जींदे जी मैं मर ना जावा, कोई भी सुने ना मेरी असर दवावा छड़ गया, दुआ चाहे, बस अब मैंने अखियां नू तेरी दीद दे पनाह चाहे। क्या बात है हमजा भाई, बहुत अच्छा गाया। और मैं तो अभी कुछ देर में आंसू निकलना शुरू हो जाने थे मेरे दुख के आलू में। भाई मुझे ये बताना हमजा कि ये किस एज में पता चला कि माशाल्लाह बड़े सुरीले हैं, मतलब और ये इट्स अ सरप्राइज फॉर मी एज वेल, कि किस उम्र में आके आपको पता चला कि आप सुरीले हैं और आपको इस जानिब जाना चाहिए? जैसे कि मुझे 6 साल की उम्र में पता चल गया था मैं निहायत बेसुरा हूँ, ठीक है, आपको कब पता चला कि आप सुरीले हैं? एक्चुअली स्कूल में जब कोई भी कंपटीशन होता था, नाते वगैरह सुबह, तो सबसे पहले मुझे बुलाया जाता था। फिर मतलब मुझे लगता था कि मेरी आवाज़ अच्छी है और लोगों को भी लगता था, बिकॉज मेरे टीचर्स ने मुझे बड़ा मोटिवेट किया कि हमजा तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, ये वो करते करते। लेकिन ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था कि यार म्यूज़िक को सीखा कहाँ जाता है। मतलब ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन बस वो कोई ना कोई ज़रिया बन जाता है। और शुक्र है मैं किसी अच्छी जगह गया और मैंने अच्छी जगह से सीखा, थोड़ा वो जो गा रहा हूँ वो उसी की बदौलत है। ओके, क्या बात है। अच्छा हमजा, अब ज़ाहिर है ये आपने बड़ा ज़बरदस्त सॉन्ग सुनाए, लेकिन हम तो अब आपकी आवाज़ सुनने के बाद चाहते हैं आप मज़ीद हमें सॉन्ग सुनाएं। तो आपका फेवरेट कौन सा है, वो सॉन्ग हमें ज़रूर सुनाइए। ओके, नियत शौक मैडम नूर जहाँ की गज़ल है, वन ऑफ माई फेवरेट, तो मैं ये सुनाता हूँ। ठीक। नियत शौक भर न जाए कहीं, तो बिदिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं, तो दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं। आज देखा
तुझको देर के बाद आज देखा है, तुझको देर के बाद आज का दिन गुजर न जाए कहीं, तू भी दिल से, तू भी दिल से उतर न जाए धमकी है भाई, ये पाकिस्तानी टीम के लिए भी है। भर न जाए। क्या बात है हमजा, क्या बात है हमजा, क्या बात है आपकी और क्या बात है मैडम की। हमजा वैसे आपका इतना खूबसूरत मैडम के गाया। अलावा कौन फेवरेट सिंगर है, कोई इंस्पिरेशन है आपकी वैसे? मेरे बहुत सारे, नूर जहाँ तो मेरी वैसे ही बहुत फेवरेट हैं, और इसके अलावा नुसरत फ़तेह अली खान साहब बहुत फेवरेट है मेरे, और काफ़ी पाकिस्तानी सिंगर हैं, आतिफ असलम हो गए, और काफ़ी सिंगर्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ। फास्ट, चीयरफुल, हंसता मुस्कुराता, यू नो, कोई जो ऐसा? हंसता मुस्कुराता हंसता मुस्कुराता जो सुबह सवेरे लोगों की सुबह जो है ब्राइट कर दे मजीद। वो पहला नशा पहला खुमार लेकिन पाकिस्तान। रिश्ते नाते दूर हो गए, फैन बन गए लाखों, दुनिया मेरे पीछे और मैं इश्क के पीछे भागूं। इश्क ही लग गया, इश्क पलंग है, इश्क है मेरा बिस्तर, इश्क ही ओढ़ूं, इश्क ही पहनूं, इश्क है मेरी चादर। अक्लों वाले मारे ताने, ये तो दीवाना है, मैं तो आशिक हूँ, लोगों मुझे डूब के जाना है। बारिश होने वाली वैसे। मैं तो आशिक हूँ, लोगों मुझे डूब के जाना है, फिर मैं मस्त हुआ, बर्बाद हुआ, इश्क दा कलमा याद हुआ। ओ हो, क्या बात है हमजा, क्या बात है। हमने अपने अपने हिसाब से रिलेट भी कर लिया। हमने पाकिस्तानी टीम, मैंने डेडिकेट कर दिया ये सब। हाँ। बर्बाद हो गए बारिश भी उनके आने इश्क वाली में है। हम। चले जी, वक्त बहुत मुख्तसर था हमजा, तो हम आपसे मिलते रहेंगे, हम आपको बुलाते रहेंगे अपने शो में। इंशाल्लाह। Thank you so much. Thank अपना you. बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़ भाई। बिल्कुल। और अब जाते हाँ। कोई शाहकार है जो हमने अपने नाजरीन को दिखाना है, चलें तो जी। जरा आपको दिखा देते हैं। कल को लोग उठाना चाह रहे थे, नहीं उठा पाए, लेकिन उन्होंने डांस बड़ा जबरदस्त किया है। क्या बात है, जबरदस्त किस्म की। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुशियाँ बांटिएगा, हाँ। खुश रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।